हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं आप लोगों का अजीज़ दोस्त सियाशीष गुप्ता, आपका अपना कॉस्ट गुरु, एंड वेलकम टू विद्यास्थल चैनल। दोस्तों, जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल के लिए, पहले तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज एक बहुत ही विशेष कारण से मैं आप लोगों से मिला हूँ। देखिए, वैसे तो आप लोगों का भरपूर प्यार मुझे हमेशा मिलता रहता है, आपके प्यार भरे मैसेज मिलते रहते हैं। जब बच्चे पास होते हैं तो उन बच्चों के जो मैसेजेस आते हैं वो पढ़ के बहुत ही खुशी होती है। ऐसे ही सीए इंटर का बेटा रिसेंटली अभी 20 मई को कॉस्टिंग का पेपर होके चुका है, और मुझे इस बार भी आप लोगों पे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे और हमें मिठाई ज़रूर खिलाओगे। तो भाई, आज मैं किस कारण से आपके सामने आया हूँ? मैं इसलिए आया हूं, जो अभी पेपर आया था उसका रिव्यू, उसका एक, मैं पूरा सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली आपको नहीं दूंगा, लेकिन वो पेपर कैसा था, इजी था, मुश्किल था, कि कौन से क्वेश्चंस को किस तरीके से करना था, वो मैं आप लोगों के सामने यहां पर लेकर आया हूं। और मुझे उम्मीद है, मैं जब बताऊंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के चेहरे पर एक स्माइल ही आने वाली है कि हाँ यार, मैंने भी इसको ऐसे ही किया था। तो भाई, मैं जो है आज, जैसे कि मैंने बोला, अपना जो सीए इंटर का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 20 मई को जो अभी पेपर होके चुका है, उसका रिव्यू, उसका एनालिसिस जो है वो आपके सामने यहां पर करने वाला हूं। आप लोग जिन बच्चों ने अपना पेपर अभी दिया है वो देखें, और जिन बच्चों को पेपर आगे देना है, दैट मींस नवंबर में देना है या 2023 में देना है, एक बार वो भी इसको देख सकते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्यों? भाई ऑब्वियसली मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, पास्ट पेपर देखना बहुत जरूरी है। तो आप भी ये देख सकते हैं कि अभी का जो पेपर आया था वो कैसा था, ठीक है ना। जो बच्चे फ्यूचर नवंबर के लिए या 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक बार आइडिया होना चाहिए कि पेपर किस तरीके का आ रहा है। तो बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ताजा अभी बना हुआ कॉस्टिंग का पेपर, जिसका हम रिव्यू जो है वो करने वाले हैं। तो लीजिए सर, ये आपके सामने है हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर नंबर 3, जैसे कि मैंने आपको कहा। और ताजा मई 2022 का ये पेपर जो है, जो अभी 20 मई को ये पेपर आया है, और मुझे बेहद खुशी है कि विद इन 5 days ऑफ द पेपर मैं आपके सामने ये इसका एनालिसिस जो है वो लेकर आ रहा हूं। तो ये हमारा पेपर था, एक बार हम इसकी चर्चा कर लें, ठीक है जी। ऑफ द IPCE, ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, एंड ऑब्वियसली ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स। एक बार जल्दी से इंस्ट्रक्शन गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। वैसे हर बार जैसे पास्ट पेपर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख कर गए होंगे, मैंने तो हर बच्चे को स्ट्रेटेजी बताई थी कि बेटा, पेपर से पहले कम से कम 2 या 3 आपको 3-3 घंटे के पेपर करने हैं। तो उम्मीद है आप ये कर गए होंगे, ठीक है, और पेपर आपका बहुत ही बेहतरीन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था, और बाकी के 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन करने थे। ये इंस्ट्रक्शन हर बार सेम रहती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सर, हम इस काम को चालू करते हैं, अपने एनालिसिस या रिव्यू को चालू करते हैं। जिनको कॉपी पेन के साथ बैठना है वो जरूर साथ में बैठ सकते हैं। चलिए सर, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 विच इज द कंपलसरी क्वेश्चन, ए पार्ट। भाई 4 पार्ट्स होते हैं, 5 नंबर हर क्वेश्चन के होते हैं आपके पास। पहला क्वेश्चन जहां तक मैं देख रहा हूं सर, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मटेरियल कॉस्ट टॉपिक, ठीक है भाई। देखिए, बच्चे की एक बेसिक, मतलब जब भी कोई पेपर पढ़ता है, आप हो या मैं हूं, तो मेरे ख्याल से जब हम पेपर पढ़ते होंगे तो सबसे पहली चीज दिमाग में हमारी यही आती होगी कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक में से है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका मटेरियल कॉस्ट टॉपिक में से है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो आपको यहां पर आया है। चलिए ए पार्ट पढ़ते हैं जल्दी से। A Limited, a toy company, purchases its requirement of raw materials from S Limited at rupees 120 per kg. Company incurs a handling cost of rupees 400, 350 रुपए का फ्रेट है पर ऑर्डर। कैरिंग कॉस्ट देखा जाए 0.25 per kg per month. In addition, the cost of working capital finance on the investment in inventory of raw material is 15 रुपए पर किलो पर एनम। भाई मैं आपको बता दूं, वर्किंग कैपिटल जो फाइनेंस होता है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट में ऐड हो जाती है।
ठीक है। एनुअल प्रोडक्शन टॉयज की प्रोडक्शन ध्यान रखना 60,000 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ टॉयज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा पता है हमारा ये क्वेश्चन टॉयज का नहीं है, हमारा क्वेश्चन उस रॉ मटेरियल का है जिसकी मदद से वो टॉय बनते हैं, जिसकी मदद से वो टॉय बनते हैं। कैलकुलेट ईओक्यू ऑफ रॉ मटेरियल। मुझे बेहद खुशी है, मैं प्राउडली कह सकता हूं कि सेम टाइप का क्वेश्चन ऑब्वियसली विद डिफरेंट फिगर्स मेरी बुक में है, मैंने अपने बच्चों को कराया था। ठीक है, अगर सर मैं इसको आपको जल्दी से करके दूं, यहां पर करना क्या था, ईओक्यू का क्या तरीका होता है, 2 इंटू एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट इंटू आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एक ऑर्डर को, भाई ईओक्यू का कंसेप्ट क्या होता है, मैं वैसे आज आपको कंसेप्ट पढ़ाने नहीं आया हूं, ठीक है, कि एक बारी में हम कितना खरीदें, तो 2 इंटू एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय टोटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। और इस पूरे काम को हम लोग स्क्वायर रूट में डाल देते हैं, इस पूरे काम को हम लोग स्क्वायर रूट में डाल देते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात यह थी कि आपको सबसे पहले एनुअल परचेजेस जज करना था। अच्छा, एनुअल परचेजेस कैसे जज करोगे भाई, एनुअल परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कैसे जज करोगे। देखिए यहां पर भी भाई देखिए, गलती होने को तो किसी भी पॉइंट में बच्चा कर सकता है। कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझ के नहीं चलेगा तो गलती कहीं भी हो सकती है, समझ के नहीं चलोगे तो गलती कहीं भी हो सकती है। अब 60,000 यूनिट्स जो है साल के आपको टॉयज बनाने हैं, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 किलो मटेरियल से 5 टॉय बन जाते हैं। अब सर सबसे बड़ी बात है, जब देखिए अगर मैं इनपुट आउटपुट रेशियो बोलूं तो इट इज 1:5, एक लगाकर 5 बन जाते हैं, तो 60,000 बनाने के लिए यकीनन आपका मटेरियल कम ही लगेगा, 60,000 से कम लगेगा। कितना लगेगा, 60,000 डिवाइड बाय 5 करना था, 60,000 डिवाइड बाय 5 करना था, यानी 12,000 किलो मटेरियल से 60,000 यूनिट्स बन जाते होंगे। सबसे पहले यह बात थी, जिन बच्चों ने यहां पे एनुअल में 60,000 लेकर क्वेश्चन कर दिया, सर आपका काम गलत हो गया, आई एम सॉरी टू से दिस, ठीक है ना। अब 5 यूनिट्स टॉयज बनते हैं 1 किलो से, आई गेस ये बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये थी कि आप कैरिंग कॉस्ट को देखें। अब कैरिंग कॉस्ट में यहां पर 2 चीजें आ गई, एक सर आपका 0.25 पर केजी पर मंथ, सबसे पहले तो आपको इसे पर एनम करना पड़ेगा, तो इंटू 12 करना पड़ेगा। उसके अलावा क्योंकि आपका जो वर्किंग कैपिटल की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो काउंटेड अंडर योर कैरिंग कॉस्ट। कितनी हो गई सर, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कितना दे रखा है, 15 रुपए पर किलो, और वो पर एनम ही है, तो ये आपकी कैरिंग कॉस्ट थी। इसको आप देखेंगे तो 0.25 इंटू 12 दैट इज 3, और 3 + 15 दैट मीन्स यहां पे आपकी टोटल कैरिंग कॉस्ट जो है वो 18 रुपए पर किलो आ रही है। क्या आ रही है सर, 18 रुपए पर किलो आ रही है। और जैसे जैसे जवाब कुछ ना कुछ मैं बातें करता जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि बच्चों को यहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि हाँ यार ये काम तो मैंने ठीक किया है, ये काम तो मैंने ठीक किया है। अच्छा, यहां पर अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करूं, अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करूं तो सर बिल्कुल मेरे को तो बार बार अपनी किताब की याद आ रही है कि भाई इस टाइप की सेम चीज थी। ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें तो हैंडलिंग कॉस्ट, देखिए मैं जब बच्चों को बहुत मैंने लॉजिकल पढ़ा रखा है, मैंने कभी कोई लिस्ट नहीं रटवाई, मैंने बोला जो भी खर्चे पर ऑर्डर दे रखे हैं, सामान का ऑर्डर प्लेस करने से डिलीवरी के आने तक जितने खर्चे हैं वो सारे आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर काउंट हो जाएंगे। तो यहां पर हैंडलिंग कॉस्ट और दूसरा आपका क्या है सर, फ्रेट, ये दोनों थे, ये दोनों थे। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, योर हैंडलिंग कॉस्ट इज गिवन एज 400 एंड योर फ्रेट इज गिवन एज 350, टोटल हो गया सर 750 रुपीज पर ऑर्डर। क्या हो गया बेटा, 750 पर ऑर्डर। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, 2 इंटू एनुअल परचेज 12,000 किलो इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 750 टू द होल डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट करना था 18 रुपए, और इसको करके आप इसका स्क्वायर रूट करने हैं। क्या आएगा, 2 इंटू 12,000 इंटू 750 टू द होल डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, ये 10 lakhs आ रहा है सर, और 10 lakhs का स्क्वायर रूट, सीधा मेरा आंसर आ रहा है 1000 किलो। यानी मैं भाई ईओक्यू का कंसेप्ट क्या है, एक बार में कितना खरीदें, 1000 किलो सर मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है जी, आप अपना कमेंट करके मुझे बताना कि कहीं मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी, कहीं मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी। चलिए उसके बाद बेटा सेकंड पार्ट, advise how frequently the company should order
टू मिनिमाइज इट्स प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। हाउ फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है कितनी जल्दी जल्दी, हर कितने कितने दिनों के बाद, कितने कितने दिनों के बाद मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। इसके लिए अब बोल रखा है साल में 360 दिन, साल में 360 दिन। सर जो अभी लिख दिया इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपको यहां पर निकालना चाहिए था नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मैं अपना जल्दी से एक बार व्हाइट बोर्ड पे जाऊं मैं, ठीक है। एक तो आपको यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स जज करने चाहिए थे। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कोई फॉर्मूला नहीं है, तुम साल का कितना तुम्हें चाहिए और तुमने क्या डिसाइड किया एक बार में कितना खरीदोगे। तुम्हें साल का सामान चाहिए 12,000 किलो और तुमने डिसाइड किया कि मैं एक बार में 1000 किलो खरीदूंगा। तुमने क्या डिसाइड किया, एक बार में 1000 किलो मैं खरीदूंगा। हाँ जी सर, 12,000 किलो आपको चाहिए और एक बार में आप 1000 किलो कर रहे हो, कितनी बार मार्केट जाओगे? जाहिर सी बात है 12 ऑर्डर्स, साल के 12 ऑर्डर्स। और अब ये आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर यानी कितने, हर कितने कितने दिन के बाद आप मार्केट जाओगे। सर साल में 360 दिन है और 360 दिन के दौरान आप 12 बार जो है वो मार्केट जा रहे हो। 360 दिन के दौरान आप 12 बार मार्केट जा रहे हो, तो ये आपका 360 डिवाइड बाय 12 करके ये बेटा 30 डेज आ रहा है कि आप हर 30 दिन के बाद मार्केट जाइए। क्वेश्चन में जैसे ये बात बोली, क्वेश्चन में ये बात बोली कि सर टू मिनिमाइज द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, ठीक है ना। जाहिर सी बात है ईओक्यू कंसेप्ट ही क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक वर्ड का मतलब ही सस्ता होता है यार। तो 30 डेज इज द पार्ट ऑफ सेकंड पार्ट आंसर। थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द ऑर्डरिंग एंड टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर एनम एज पर द ईओक्यू। मैं आपको सही बताऊं सर, वैसे तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी है ईओक्यू पे टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट निकालने का, लेकिन इंस्टीट्यूट जनरली ये काम को अलग अलग करता है। अगर मैं टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट देखूं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट देखूं, ऑर्डरिंग और कैरिंग निकालनी ना, ठीक है सर। तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की साल में कितने ऑर्डर देने हैं इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करने हैं 12 रुपए, ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी जो थी वो टोटल मिला के सर 750 रुपए थी। ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 12 इंटू 750 बोले तो 9000। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ईओक्यू पर बेटा ऑर्डरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट बराबर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही लिख दें, ऐसे ही लिख दें, आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा सर। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट निकलती है एवरेज बेसिस पे, एवरेज कैरिंग यूनिट्स, एवरेज कैरिंग यूनिट्स इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट बेटा, ठीक है जी। क्या होता है यहाँ पे एवरेज कैरिंग यूनिट्स कितनी हुई, आप एक बार में कितना खरीद रहे हो सर, 1000 खरीद रहे हो, हाफ मानते हैं कि हम स्टोर कर रहे हैं, तो 1000/2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मेरी कितनी थी, 18 रुपए थी ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1000/2 500, 500 इंटू 18 9000। जैसे कि मैंने कहा था कि ईओक्यू पे ये दोनों बराबर आते हैं, तो मुझे भाई मैंने हमेशा सिखाया हुआ है कि बेटा वेरीफाई करना है कि बराबर आ रहे नहीं आ रहे। इन दोनों का टोटल 18,000। वैसे तो ये 18,000 निकालने का जुगाड़ू फॉर्मूला मैं अपने बच्चों को और बताता हूं, लेकिन जनरली इंस्टीट्यूट इसे अलग अलग करके ही निकालता है। दिस कंप्लीट्स सर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत कम टाइम में हमने ये क्वेश्चन कर लिया और जाहिर सी बात है, देखिए आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप बड़ी जल्दी चीजों को कर सकते हैं। सर तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 1000 किलो आया, सेकंड पार्ट का आंसर मेरा 30 डेज आया और थर्ड पार्ट का आंसर मेरा 18,000 रुपीज आया। ठीक है सर, चलिए कंटिन्यूइंग टू क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट दोस्तों। चलिए देखिए क्या लिखा है, PQR लिमिटेड हैज रिप्लेस्ड 72 वर्कर्स ड्यूरिंग द क्वार्टर। पहली बात तो ये जानकारी पढ़ते ही मैं एक सेकंड क्वेश्चन को आपके सामने रख दूं, इस जानकारी को पढ़ते ही, अच्छा ये जो पेपर है बेटा, ये हमने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है हमारा विद्यास्थल का, और उसमें ये जो पेपर है ये मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा ये मैं देखते ही बता दूं, जो सेकंड क्वेश्चन है ये बेटा लेबर कॉस्ट के चैप्टर से है, लेबर कॉस्ट के चैप्टर से है, इंप्लॉई टर्नओवर की बात कर रहा है। 72 वर्कर्स रिप्लेस किए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर, ठीक है ना। क्वार्टर बोले तो भाई 3 महीने, वो वाले क्वार्टर की बात नहीं हो रही है, 3 महीने की बात हो रही है। फ्लक्स मेथड
16% का रेट है, रिप्लेसमेंट मेथड 8% का रेट है, सेपरेशन मेथड 5% का रेट है। घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पहले एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल है, ये खाने वाले रोल की बात नहीं हो रही, पे रोल की बात हो रही है, पे रोल की बात हो रही है। यहां पर कैसे करना था, मैंने बोला हमेशा मिसिंग फिगर के क्वेश्चन में स्टार्ट विद द आंसर। 72 वर्कर्स आर रिप्लेस्ड, ठीक है। रिप्लेसमेंट मेथड की अगर बात करें, रिप्लेसमेंट मेथड का सर तरीका क्या है, क्या तरीका है रिप्लेसमेंट मेथड का, कि रिप्लेस्ड वर्कर्स आर रिप्लेस्ड वर्कर्स जो है वो हमारे न्यूमरेटर में होते हैं, और रिप्लेस डिवाइडेड बाय जो हमारे एवरेज वर्कर्स हैं, क्योंकि यहां पर भी वर्कर्स को हम स्टॉक की तरह एवरेज पर लेते हैं, और इनटू 100 करके ये मेरा रेट आता है। रिप्लेसमेंट मेथड में मुझे ये रेट दे रखा है 8%, तो मुझे रिप्लेस्ड वर्कर्स निकालने हैं। तो अगर मुझे रिप्लेस्ड वर्कर्स निकालने हैं तो जल्दी से मैं एवरेज, अब मुझे रिप्लेस्ड का आंसर दिया है, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो एवरेज वर्कर्स है वो सर आप कैसे निकालोगे, रिप्लेस्ड वर्कर्स डिवाइडेड बाय 8%। इसका मतलब यह है कि मेरे जो रिप्लेस्ड वर्कर्स हैं वो लगभग 8% हैं मेरे टोटल एवरेज इंप्लॉइज के। मेरी बात समझ रहे हो, रिप्लेस्ड वर्कर्स यहां पर दे दिए 72 डिवाइड बाय 8%, 72 डिवाइडेड बाय 8%, दोबारा कर लूं भाई, 72 डिवाइड बाय 8%, 900 एवरेज वर्कर्स मेरे होंगे जिसका 8% रिप्लेस्ड हुए हैं। हाँ जी सर, ठीक आया नहीं आया, बढ़िया नहीं बढ़िया, बताओ। अच्छा दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज ड्यूरिंग द क्वार्टर, कितने बंदे आपको छोड़कर गए। अब आपका यूज होना था सेपरेशन मेथड का तरीका, कितने बंदे छोड़कर गए। अब सर सेपरेशन मेथड के हिसाब से आंसर यहां पर दे रखा है 5%, एवरेज वर्कर्स आपको पता लग गया 900, यानी 900 के 5% बंदे छोड़कर गए, कितना होगा, 45 नहीं होगा, 45 वर्कर्स। सर 45 बंदे आपको छोड़कर गए होंगे या आपने निकाले होंगे, एक ही बात है। इतना इजी क्वेश्चन है यार ये, मतलब विद इन 2 मिनट्स में कहूंगा इसको आप कर सकते हो, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर थर्ड, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड, यहां पर थोड़ा सा खेल गया, रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड दोनों पूछ रहा है। ये सही बताऊं, अकॉर्डिंग टू हमारे सीए इंस्टीट्यूट की बुक, ये फ्लक्स मेथड का वेरिएंट 2 है, फ्लक्स मेथड का वेरिएंट 2 है। मैं अपनी क्लास से बताता हूं बेटा, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो कि फ्लक्स मेथड का आंसर दिया हो और आपसे टोटल ज्वाइनीज पूछ रहा हो, तो फॉर्मूला क्या बनता है फ्लक्स मेथड का, फ्लक्स के परसेंटेज का फॉर्मूला बनता है कि टोटल वर्कर्स ज्वाइंड, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते हैं सर, जैसे इंप्लॉई सेपरेटेड प्लस जितने वर्कर्स ने टोटल ज्वाइन किया। अब जो ज्वाइन किया उसमें नए बंदे भी होंगे और रिप्लेस्ड वाले भी होंगे, इसको न्यूमरेटर में रखना है, डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर्स, डिवाइडेड बाय आपके एवरेज वर्कर्स। ये हमारी स्टडी मॉड्यूल में फ्लक्स का दूसरा मेथड दे रखा है। अब फ्लक्स का आंसर यहां पर कितना है बेटा, 16%, इंप्लॉई सेपरेटेड एंड ज्वाइंट, सेपरेटेड तो हमने निकाली ना 45, ज्वाइंट ढूंढने हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज इंप्लॉइज, और यहां पर मेरे एवरेज इंप्लॉइज कितने आए, 900। सर आप इसको सॉल्व करके ज्वाइंट निकाल सकते हो, कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 900 का 16% करोगे, 144 आ रहा है, जिसमें से 45 आप माइनस करेंगे तो यहां पर आपके जो ज्वाइंट वर्कर्स हैं ये आ रहे हैं सर 99। हाँ जी, फ्लक्स का क्या तरीका लगना था ये देख लो, इंप्लॉई सेपरेटेड प्लस ज्वाइंट डिवाइडेड बाय एवरेज, ठीक है जी। तो यहां पे आपके जो ज्वाइंट वर्कर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं सर, 99। मुझे उम्मीद है बच्चों का आंसर धीरे धीरे ठीक निकल रहे होंगे। और सर देखिए, जिन्होंने कुछ गलती करी है आप ये एनालाइज करिए कि आपकी गलती एक सिली मिस्टेक है। देखिए ये जो आज का सेशन हो रहा है, ठीक है ना, ये बच्चों को एक हौसला देने के लिए भी है, नए बच्चों को आइडिया देने के लिए भी है कि पेपर कैसा आता है, और जिन्होंने कुछ गलती करी है उनको एक मैं ये बात बताने के लिए भी है कि वो अपने आप को जज करें कि सर आपने सिली मिस्टेक करी है या कंसेप्ट्स में दिक्कत है आपके, और कंसेप्ट्स में दिक्कत है तो सर मानो और प्लीज
ठीक है ना, यू आर ऑल इनवाइटेड कि अगली बार जो है जरूर पढ़ना, ठीक है ना। हमारी डिफरेंट किस्म की क्लासेस होती हैं, फेस टू फेस होती है, जूम होती है, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव्स है, यू ऑल आर इनवाइटेड, ठीक है सर। जॉइंट वर्कर्स 99 हो गए। अच्छा, अब लास्ट पार्ट में क्या पूछा, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स फॉर द ईयर है सर। ये क्या, कुछ नहीं है भाई, अभी जो आपके रेट है ये क्वार्टरली है, इनको एनुअल कर दो बस। जैसे कि मेरा फ्लक्स का रेट है, फ्लक्स का रेट कितना है सर, क्वेश्चन में फ्लक्स का रेट इज गिवन है 16%। अच्छा, ये 16% जो है क्वार्टर का है। अब साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं यार, और क्या, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है ना। तो 16 इंटू 4, इसका इक्विवेलेंट एनुअल रेट हो गया 64%। सेपरेशन की बात करूं तो सेपरेशन का तिमाही का 3 महीने का कितना रेट दे रखा है सर, सेपरेशन का दे रखा है 5%। अगेन साल में 4 क्वार्टर, 5 इंटू 4 20%। इसका मतलब बताऊं क्या निकला, साल में लगभग 20% लोग हमें छोड़कर जाते हैं, हमसे अलग होते हैं। नाउ रिप्लेसमेंट की बात करूं तो रिप्लेसमेंट में भी ये करना था, ठीक है ना। मैं पूरा सॉल्व तो इसको नहीं करना चाहता था। 8 इंटू 4 32%। सर दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट का बी पार्ट खत्म। नाउ जल्दी से आगे बढ़े सर, फर्स्ट का सी पार्ट। मैं आपका बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो अभी ग्रुप 2 के भी एग्जाम देने वाले हों, सो आई डोंट वांट कि आप बहुत ज्यादा समय बर्बाद करें, आपको अपने आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, इसलिए मैं इसको जल्दी से रिव्यू कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं बहुत ज्यादा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए, टॉप, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन दे दिया, ये फंसा सकता था बच्चों को। टॉप टेक कंपनी इज प्रेजेंटली इवेल्युएटिंग 2 पॉसिबल मशीन्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सुपीरियर पेन ड्राइव्स। इंफॉर्मेशन दे दी, 2 मशीन्स की सेलिंग प्राइस दे दी, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, टोटल फिक्स कॉस्ट दे दिया, दोनों की अपनी अपनी कैपेसिटी दे दिया। सवाल यह है कि आप कौन सी मशीन चूज करोगे। मैं आपको सही बताऊं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं ये कह ही नहीं सकता कि ये कौन से चैप्टर में से है, कौन से चैप्टर में से है। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एक टाइप का डिसीजन मेकिंग का सवाल है, ठीक है। मैंने जब इसको पढ़ा, सीधे मेरे दिमाग में आ रहा है सर यहां पर इंडिफरेंस पॉइंट निकालो, यानी कितने यूनिट्स पर मशीन ए बढ़िया रहेगी या बी बढ़िया रहेगी, ठीक है। मैं जल्दी से आपको बताऊं, यहां पर तो मुझे लिखना पड़ेगा सर कि हमें क्या करना चाहिए। यहां पर फॉर सी पार्ट हमें लिखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है, कि किसको चूज करना है। इसके लिए मैं पहले एक ऐसा पॉइंट निकाल लूं, आप उसे ब्रेक इवन पॉइंट कह लो, यानी इतनी अगर मेरी यूनिट्स बिक रही हैं तो मशीन ए और बी दोनों ही बढ़िया रहेंगी। इसको हम ब्रेक इवन स्टेज या इसको हम इनडिफरेंस पॉइंट में, जो मेरे बच्चे हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, इनडिफरेंस पॉइंट सबसे पहले निकालो। मैंने कई बार स्टेटमेंट ऑफ रेंज बनाई है, इससे ज्यादा तो इसे चुनो, इससे कम तो इसे चुनो। देखो भाई जल्दी से, है ना, मशीन ए बेटा, मशीन ए का सेलिंग प्राइस 400 रुपए है, 240 वेरिएबल कॉस्ट है, यानी मेरे मशीन ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया सर, 60 रुपीज हो गया, 60 रुपीज हो गया, ठीक है। मैं मशीन ए की प्रॉफिट इक्वेशन बनाऊं, देखिए मान लेते हैं लेट द इंडिफरेंस पॉइंट बी एक्स। मैं अगर x यूनिट्स बेचूं तो मैं मशीन ए खरीदूं, मतलब अगर मैं x यूनिट्स बना पाऊं तो मशीन ए लो या बी लो, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन क्या बन रही है सर, 60x, एक यूनिट पर 60x यूनिट्स बेचोगे, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है मशीन ए की, 350 लाख, 350 लाख, 350 लाख का मतलब वैसे हो गया 3.5 करोड़, ठीक है सर। इक्वल टू प्रॉफिट इक्वेशन बना दी, 60x माइनस 3.5 करोड़। उसके बाद मशीन बी की बात करें, अब मशीन बी के एक यूनिट पर जो कंट्रीब्यूशन है वो 400 माइनस 260, 40 रुपीज है। मशीन बी पर जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो 40 रुपीज है सर, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आई गेस यू ऑल नो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। सो 40x माइनस इसका कितना फिक्स कॉस्ट है, 200 लाख, यानी 2 करोड़, 2 करोड़। अब भाई इसको आपस में सॉल्व कर लें सर, इसको आपस में सॉल्व कर लें, क्या होगा, x के पास आ जाएगा 20x माइनस ये क्या हो जाएगा सर, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 3.5 करोड़ ऐड हो गया। x अगर निकालोगे तो कितना आ रहा है सर, निकालो कितना आ रहा है,
1.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 20, 7,50,000 यूनिट्स। यानी अगर मैं 7.5 लाख यूनिट्स बेच लूं तो मैं ए खरीदूं या बी खरीदूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इंडिफरेंस पॉइंट। सर लेकिन अभी हमारा आंसर तो नहीं आया। उसने बोला ए चुनोगे या बी चुनोगे इन द प्रेजेंट सिनेरियो, ए चुनोगे या बी चुनोगे। अब सर मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मैं सीधा बोलूं, एक आपको मैं बताऊं डिसीजन मेकिंग का तरीका। अगर आपकी कैपेसिटी, ठीक है, 7.5 लाख से ऊपर है, अच्छा आपकी मशीन ए और बी दोनों की ही कैपेसिटी 7.5 लाख से ऊपर है, मैं एक बात अपने बच्चों को लिखवाता हूं बेटा कि द ऑप्शन हैविंग हायर फिक्स्ड कॉस्ट should be chosen when कैपेसिटी या एक्टिविटी, जो भी बोले, when कैपेसिटी और एक्टिविटी इज ऑल्सो हायर। मेरा कहने का सिंपल मतलब है सर, आप हायर फिक्स्ड कॉस्ट वाला ऑप्शन तब चुनिए जब आपका काम भी ज्यादा हो, देखो भाई, आपकी मशीन ए 8 लाख यूनिट्स बनाती है, ठीक है। अच्छा हायर फिक्स्ड कॉस्ट किसकी है? मशीन ए की। मैं आपको जरा यहां पर दिखा दूं, हायर फिक्स्ड कॉस्ट किसकी है सर? मशीन ए की। लेकिन कंपैरेटिवली मशीन ए जो है वो यूनिट्स कम बनाती है, मशीन बी की फिक्स्ड कॉस्ट कम है और मशीन बी यूनिट्स भी ज्यादा बनाती है। मेरे हिसाब से आपको मशीन बी चुननी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात और समझो, यहां पर आप चाहो तो प्रॉफिट सिंपली प्रॉफिट क्यों नहीं निकाल लेते? जैसे मैं मशीन ए की बात करूं तो मशीन ए में तुम 8 लाख यूनिट्स जो है वो बना लेते हो या बेच लेते हो, मैं जो भी बोलूं, ठीक है। एक यूनिट पर आपका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 60 रुपीज माइनस 3.5 करोड़ की आपकी फिक्स कॉस्ट है, 3.5 करोड़ की फिक्स कॉस्ट है। अगर मैं डायरेक्टली प्रॉफिट देखूं तो 8 लाख इंटू 60 माइनस 3.5 करोड़, सर यहां पर आपको लगभग 1 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, 1 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। और अगर आप यही चीज मशीन बी के लिए देखेंगे तो मशीन बी में यू आर सेलिंग 10 लाख यूनिट्स एट द मार्जिन ऑफ ₹40 एंड योर फिक्स कॉस्ट इज 2 करोड़। एक बार इसको सॉल्व करके देखो सर, 10 लाख इंटू 40 माइनस 2 करोड़, यहां पर आपका प्रॉफिट जो है वो 2 करोड़ आ रहा है सीधा। आप खुद देख सकते हो कि आपका मशीन बी में आपका प्रॉफिट जो है कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो आंसर 2 तरीकों से बल्कि मैंने बताया, मशीन बी शुड बी सिलेक्टेड, ठीक है जी। डायरेक्टली प्रॉफिट शो करके भी कर सकते थे या ये वाली बात करके भी लिख सकते थे, समझ में आया? नाउ इन द सेकेंड पार्ट सर, मशीन बी है फर्स्ट पार्ट का आंसर। इन द सेकेंड पार्ट अगर वो कह रहा है कि अगर आपकी मान लीजिए फ्यूचर में डिमांड अनलिमिटेड हो जाती है और दोनों मशीन्स की कैपेसिटी 12-12 लाख है, तुम किसे चुनोगे? यार अगर दोनों की कैपेसिटी बराबर है और मैं ये बोलूंगा कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो मशीन बी की कम है। फिक्स्ड कॉस्ट पे ध्यान दो सर, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा बड़ा बर्डन होता है। फिक्स्ड कॉस्ट किसकी कम है? मशीन बी की कम है। तो सर हमें किसको चुनना चाहिए? मैं तो अगेन कहूंगा पार्ट 2 में अगेन आपको मशीन बी को चुनना चाहिए। देखिए डिमांड तो अनलिमिटेड है, कितनी बिकेगी ये नहीं पता, दोनों मशीन्स की कैपेसिटी बराबर है, लेकिन मशीन बी तुम्हें कम फिक्स्ड कॉस्ट में पड़ रही है और वो भी कोई बहुत मतलब काफी कम यार। मशीन ए की फिक्स्ड कॉस्ट 350 लाख है, बी की 200, 150 लाख, 1.5 करोड़ कम, कुछ 1.5 करोड़ कुछ नहीं होता क्या? कुछ नहीं होता 1.5 करोड़। सेकेंड पार्ट का आंसर भी मेरे ख्याल से मशीन बी ही होगा। और जहां तक वाई में इसके रीजन की बात है तो मैं इसका रीजन ये लिखूंगा कि एज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ मशीन बी इज लेसर देन मशीन ए। क्या आप मेरी बात समझे? इज लेसर देन मशीन ए,
ये क्वेश्चन था सर, थोड़ा सा हटके था, बच्चों को परेशान कर सकता है, लेकिन सही बताऊं बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जिसको आप किसी भी चैप्टर में नहीं बांध सकते। मैं कई बार अपनी क्लास में बोलता हूं बेटा पेपर उसका क्लियर होगा, अच्छे मार्क्स उसके आएंगे जो पूरे सब्जेक्ट वाइज तैयारी करके जा रहा है, सब्जेक्ट को समझ के जा रहा है। चैप्टर वाइज वाला परेशान हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। नाउ आई एम ऑन टू डी पार्ट। नाउ आई एम ऑन टू डी पार्ट। अच्छा, डी पार्ट को मैं देखकर बता दूं सर, ये आपका सर्विस कॉस्टिंग में से है, सर्विस कॉस्टिंग में से है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ देख लो, क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आई गेस सीएमए की बुक में क्वेश्चन दे रखा है, सेम टाइप का सीए की स्टडी मॉड्यूल में भी दे रखा है। मैं हमेशा कहता हूं स्टडी मॉड्यूल ट्राई करो, बहुत बच्चों ने मेरे से एज डाउट पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए सर, coal is transported from two mines X and Y and unloaded at plots in a railway station। ठीक है, दो माइन से निकाल के रेलवे स्टेशन के पास छोड़ा जाता है। X जो है वो 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है हमारे रेलवे स्टेशन के, और Y जो है वो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अ फ्लीट ऑफ लॉरीज, कुछ ट्रक्स से हम ये काम करते हैं जिनकी कैरिंग कैपेसिटी 4 टन है, 4 टन है। ठीक है जी। रिकॉर्ड्स ये कहते हैं, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं कि जो मेरी लॉरीज की एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और रनिंग एंड व्हेन रनिंग एंड रेगुलरली टेक 15 मिनट्स टू अनलोड। मतलब अनलोड क्या होता है भाई, सामान को उतारना। ठीक है, 15 मिनट सामान को उतारने में ले लिए जाते हैं। यहां पे आपको टाइम का जो है बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, और माइन एक्स पे, जब माइन एक्स पे सामान लोड किया जाता है ट्रक में, तो 30 मिनट पर लोड, 30 मिनट पर लोड जो है वो लगता है। यानी ठीक है, 30 मिनट में बोल सकता हूं 30 मिनट में 4 टन चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि मेरे ट्रक का जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 4 टन है। और वाई में यही लोडिंग टाइम जो है 25 मिनट है, 25 मिनट है। इसके अलावा मेरे ख्याल में कॉस्ट की जानकारियां कितनी है आपके पास? आपके पास ड्राइवर वेजेस, डेप्रिसिएशन, ऑपरेटेड फ्यूल। कॉस्ट के नाम पर सिर्फ 2 चीजें हैं आपके पास। मैं समझ गया था कि कॉस्ट के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है। आपको एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें कॉस्ट पर टन किलोमीटर, भाई अगर मैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की बात करूं तो इसकी कॉस्ट यूनिट जो है वो पर टन किलोमीटर बनती है, और एक्स की और वाई की अलग अलग निकालनी है। ये सर क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल में है इस टाइप का। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम का कैलकुलेशन करना था, टाइम का कैलकुलेशन करना था, एक्स का और वाई का अलग अलग। अब जैसे मैं अगर एक्स की बात करूं, एक्स की बात करूं, अगर मैं उसका रनिंग टाइम देखूं, रनिंग टाइम यानी जितने टाइम गाड़ी चलती है उसके हिसाब से अगर मैं यहां पर लगाऊं कि कितना टाइम बनता है। सर देखिए, एक्स से प्लॉट पर आने में 15 किलोमीटर लगते हैं, 15 किलोमीटर है, और जो मेरी लॉरी की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो सर क्या कहते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 40 किलोमीटर में 1 घंटा कवर करते हो, ठीक है, या मैं बोलूं कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करते हो, तो 15 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम जो है वो आपका लग जाएगा? 1 सेकंड सर, 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 40 किलोमीटर्स, तो 15 किलोमीटर्स के लिए यू कैन से इट एज 22.5 मिनट्स, 22.5 मिनट्स। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने बताऊं क्या किया, बहुत ही मैंने प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला नहीं है यहां पे, कोई फॉर्मूला यहां पर आपका नहीं लग रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड आप देखिए, 1 सेकेंड मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूं। हाँ, ये भी बात है। देखो, एक तो बचपन में फॉर्मूला होता था, एक तो बचपन में फॉर्मूला होता था कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर आपको बचपन का याद हो। अब आपका डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर है, आपकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर है। इसको सॉल्व करोगे तो 0.375 आर आएगा, आर। इसको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 60 करोगे तो 22.5 पे पहुंचेगा। मैंने मिनट्स निकाले हैं, मैंने मिनट्स में निकाला है। आपको बात समझ में आ रही है? अगर y की देखें, y की देखें तो अगेन 20/40 इंटू 60, सर एग्जैक्टली 30 मिनट्स आ रहा है, बोले तो आधा घंटा। ये आपका रन टाइम हो गया, रन टाइम हो गया। ठीक है, लोडिंग टाइम, लोडिंग टाइम की बात करें तो x से 30 मिनट पर लोड लगता है, 30 मिनट पर लोड लगता है। y से
25 मिनट पर लोड लगता है, पर लोड लगता है। अच्छा मैं एक बात और बताऊं, रन टाइम में ना मुझे इसको इंटू 2 करना चाहिए, मुझे इसको इंटू 2 करना चाहिए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ये वन वे का होगा, मुझे इसको इंटू 2 करना चाहिए। सर क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है सर? रन टाइम तो 22.5 निकाला था, तो 22.5 इंटू 2 आना जाना करना पड़ेगा ना, 45 हो गया, और यहां पे 30 आया तो 30 इंटू 2 एग्जैक्टली 60 मिनट्स, बोले तो 1 घंटा। ठीक है जी। लोड टाइम, एक बार लोड होता है, ऐसी अनलोड टाइम, सामान चढ़ाना सामान उतारना। अनलोड टाइम में क्या लिखा है? अनलोड टाइम दोनों का सेम है, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। ठीक है जी। लोडिंग टाइम जो है दोनों में अलग अलग है। तो अगर मैं टाइम कैलकुलेशन करूं, टाइम कैलकुलेशन करूं तो x से ये जो सामान चढ़ाना उतारना और आना जाना कुल मिला के 45 प्लस 30 प्लस 15 कुल मिला के 90 मिनट्स लगते हैं। 90 मिनट्स का टाइम लेता है फॉर 4 टन्स, फॉर 4 टन्स। और यहां पर देखें तो 60 प्लस 25 60 प्लस 25 प्लस 15 100 मिनट्स लगते हैं, वही पर लोड। ये जो टाइम है ये पर लोड है और आना जाना मिलाकर है बेटा। इसके बाद आपसे इसने क्या पूछा? इसने आपको कॉस्ट की जानकारी दी। ठीक है जी। कॉस्ट की जानकारी दी कि जो ड्राइवर वेजेस डेप्रिसिएशन है इनको 12 रुपए प्रति घंटा लगते हैं, 12 रुपए पर घंटा लगते हैं। तो अगर मैं यहां पर कॉस्ट देखूं तो 12 रुपए अगर 1 घंटे का है तो 90 मिनट्स का आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी। 12 रुपए अगर 1 घंटे का है, 12/60 इंटू 90, तो ये 18 रुपए जो है पर लोड, पर लोड, पर टन, पर 4 टन्स। एक लोड मतलब 4 टन्स। मेरी कैपेसिटी कितनी है? 4 टन्स की है। यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर भी 12 रुपए के हिसाब से बस 100 मिनट हो जाएगा, तो 12/60 इंटू 100, यहां पर 20 रुपए लग रहे हैं, टाइम ज्यादा ले रहा है ना। अगर ऑपरेटेड फ्यूल ये सब देखो तो ये 1.60 पर किलोमीटर है, ये पर किलोमीटर है सर। अब इसका जो हिसाब लगेगा वो कैसे लगेगा? एक्स का डिस्टेंस कितना था? एक्स का डिस्टेंस 15 था, तो जो आपका वो ऑयल फ्यूल लग जाएगा वो 1.60 इंटू 15 किलोमीटर एक तरफ का इंटू 2 ऐसे करना पड़ेगा आपको। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पर किलोमीटर तो और आसान है। तो मेरा जो ऑयल फ्यूल है वो 48 रुपीज लग गया जब मैं एक्स से आता हूं। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो 1.60, सर यहां पे डिस्टेंस कितना था? यहां पे डिस्टेंस कितना था आपका, क्या बोलते हैं, वाई का 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो यहां पर अगर देखूं तो 20 इंटू 2 इंटू 1.60, तो यहां पर जो ऑयल फ्यूल लगेगा वो 64 रुपीज लगेगा। तो जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो यहां पर 18 और 48, 56 और 66 आ रही है, और यहां पे 84 आ रही है सर। अब ये क्या पूछ रहा है? कॉस्ट पर टन किलोमीटर, यानी पर टन और पर किलोमीटर। अब वैसे ही कर सकते हैं सर। अब देखिए मैं वैसे ऑयल एंड फ्यूल को भी यहां पर रह सकता था। अगर टोटल किलोमीटर्स की ट्रैवलिंग देखोगे, नंबर ऑफ टन्स कितने हैं? 4। ठीक है। टन्स किलोमीटर अगर निकालोगे तो ऐसे निकाल सकते हो कि एक्स के केस में कितने हो गए? 4 टन, 4 टन इंटू आने जाने का किलोमीटर कितना हो गया? 15 इंटू 2 30 किलोमीटर, 120 टन किलोमीटर। 66 को 120 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां पर क्या होगा? 4 टन इंटू वही 20 इंटू 2 40 किलोमीटर, 4 इंटू 40, यहां पर 160 टन किलोमीटर। ये मैंने कॉस्ट यूनिट निकाली है, 84/160 कर दो, यहां पर आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। टाइमिंग वगैरह कैलकुलेट करनी थी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बच्चे के दिमाग में आए कि करना क्या था, करना क्या था। तो सर ये चीज करनी थी। ठीक है। अगर ए की बात करें तो आंसर आपका 66/120 इसमें 0.55 आएगा पर टन पर किलोमीटर, यानी 1 टन को 1 किलोमीटर ले जाने में 0.55 पैसे लगते हैं। और यहां पे 84/160 आंसर इज 0.525, ये हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है सर? क्वेश्चन नंबर 1 इसी के साथ कंप्लीट होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन था, 20 मार्क्स। ये पहले 4 पार्ट्स कंपलसरी जो था ये बहुत आसान था। ठीक है सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखिए। बाकी के जो 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है सॉरी, उसमें से आपने 4 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखो, ओवरहेड्स कैसे रिकवर करने हैं
ये आपको बता दिया। फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस के परसेंटेज पे, एडमिन ओवरहेड्स फैक्ट्री कॉस्ट के परसेंटेज पे। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि ये परसेंटेज ज्यादातर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो भी मैंने जनरली बताया। फैक्ट्री ओवरहेड्स को मैं हमेशा कहता हूं कि लेबर से जोड़कर देखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, एडमिन ओवरहेड्स अगर फैक्ट्री कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्शन रिलेटेड है। उसके बाद दो जॉब्स की हमें जानकारी दे दी। जॉब कॉस्टिंग का सवाल है सर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। मैं हमेशा कहता हूं डायरेक्ट चीजें डायरेक्टली क्वेश्चन में दी होती हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे बच्चे होंगे कम से कम जिन्होंने मुझे कहीं पर भी अटेंड किया है, वेदर ऑन यूट्यूब, वेदर ऑन पेन ड्राइव क्लासेस, वेदर ऑन फेस टू फेस, उनको शायद मेरी बातें पेपर के दौरान याद आई होंगी। सेलिंग प्राइस दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन टोटल कॉस्ट दे दिया। अब देखो डायरेक्ट कॉस्ट दिया, प्राइम कॉस्ट दिया है, कहीं ना कहीं हमें वो नहीं दिया, क्या बोलते हैं, जो हमें जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिन ओवरहेड्स के आप रिकवरी रेट्स निकालिए, रिकवरी रेट्स निकालिए। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट बना के यहां पर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे फैक्ट्री ओवरहेड्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं जॉब 1 का जल्दी से करके दिखाता हूं। ऑब्जर्व, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। जल्दी से, मतलब जैसे कि आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 33,312, ठीक है। इसमें से प्रॉफिट लेस करूंगा तो टोटल कॉस्ट पे आऊंगा। अच्छा, प्रॉफिट के लिए क्या बोला, 12% ऑन टोटल कॉस्ट। अब देखो यहां पर भी बच्चे फंस सकते थे, वो 1/4 1/5 रटने वाले बच्चे। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मैं हमेशा इलेबोरेट करके बताता हूं और ऐसे बताता हूं, जैसे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। मैं ये बोलता हूं बेटा, जिसके बेस पर परसेंटेज है उसको 100 ले लो, उसको 100 ले लो। तो मैं ऐसे से यहाँ पे कॉस्ट का 12% है, ठीक है, तो कॉस्ट को 100 ले लो, तो प्रॉफिट कुड बी सेड एज 12, तो सेल्स कुड बी सेड एज 1/12। अब यहां पर वो 1/4 1/5 के शॉर्टकट नहीं चल पाएंगे। आपको सेल प्राइस जॉब बनने दे दी 33,312, ठीक है जी। तो 33,312 इफ इक्विवेलेंट टू 4 टाइम 312 इफ इक्विवेलेंट टू 112, देन व्हाट इज 100। सो यहां पर जो कॉस्ट बैटरी है वो 297,600। ये बहुत बढ़िया एक दांव खेल लिया इंस्टीट्यूट ने भाई, रटने वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे, रटने वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे। सेलिंग प्राइस दे दी और प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट पर कर दिया, ठीक है सर। अब ये कॉस्ट आ गई। अब आपकी टोटल कॉस्ट में से अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल हटा दूं, डायरेक्ट लेबर हटा दूं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर क्या कहते हैं, अगर एक कॉस्ट शीट सी शायद मेरे को बनानी पड़ेगी। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो रहा है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स। भाई देखो सवाल 10 नंबर का इतना भी टुच्चा नहीं होने वाला, सवाल आसान है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करोगे तो दिस वुड बी फैक्ट्री कॉस्ट, देन एडमिन ओवरहेड्स ऐड करोगे, इसको आप टोटल कॉस्ट कह सकते हो। इस क्वेश्चन में कोई सेलिंग वेलिंग ओवरहेड्स नहीं थे। नाउ माय प्राइम कॉस्ट इन जॉब 1 हाउ मच इट इज, 1,08 प्लस 84 कितना हो गया सर, 1,92 हो गया, 1,92 हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स वेजेस के परसेंटेज पर कह रहा है, परसेंटेज ही तो नहीं पता। परसेंटेज निकालने वाला सेम सवाल इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में, स्टडी मॉड्यूल में। अब लेट्स से मैं यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स के परसेंटेज को मान लीजिए x रख लूं, x रख लूं, या मैं ये बोलूं फैक्ट्री ओवरहेड्स के अमाउंट को मैंने x मान लिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अमाउंट को मैंने x मान लिया। और एडमिन ओवरहेड्स कितना हो गया, अगेन परसेंटेज नहीं पता, परसेंटेज नहीं पता, इसको मैंने क्या कहते हैं y मान लिया, y मान लिया। तो और टोटल कॉस्ट मेरे पास है 297,600। अब सर सही बताऊं, सॉल्व करने के लिए आपको जॉब 2 भी करना पड़ेगा। जॉब 2 में भी आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अब देखिए क्योंकि परसेंटेज उनके सेम होंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, यहां पर आप फैक्ट्री ओवरहेड्स के परसेंटेज को, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स लेबर का परसेंटेज है उसे आप मानिए x%। तो ये जो मैं x और y मान रहा हूं, ये मैं परसेंटेज को मान रहा हूं, ये मैं एक परसेंटेज को मान रहा हूं, ठीक है। सो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। जैसे मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स 84,000 का x% हो गया, 84,000 का x% हो गया, तो हम कहीं ना कहीं इसको सॉल्व अगर करें, 84,000 का कुछ भी परसेंटेज करोगे तो इट वुड बी 840x, ऐसे लिख सकते हो 840x, ठीक है। और y
फिर उसका परसेंटेज हो गया, या फिर आप y को ना मान के उसको x की भाषा में ही रख सकते हो। जॉब 2 भी इस तरीके से दिखाया जाएगा। फिर दो इक्वेशंस आपस में सॉल्व होंगी तो फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिन ओवरहेड्स का परसेंटेज आएगा। ठीक है सर, शुरुआत में इजी लग रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है 10 नंबर का सवाल है तो यहां पर आपको यह काम करना था। ठीक है, इसलिए देखिए इंस्टीट्यूट का हमेशा यह तरीका रहा है कि आपके कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होंगे। अच्छा, लेंदी का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें कर नहीं सकते, डिपेंडिंग अपॉन आपका दिमाग उन 3 घंटों के दौरान कितना चलता है। मैं कह सकता हूं कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इट इज डूएबल, इट इज डूएबल। सेम टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में है। आप यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स के परसेंटेज को x मानकर, ठीक है ना, एडमिन को y मानकर या एडमिन को x की भाषा में लिखकर जॉब 1 और जॉब 2 की इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जब आपका पार्ट 1 में मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। ठीक है, जिन बच्चों को चाहिए वो मुझे स्पेसिफिकली व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको प्रॉपर सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो आप फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिन ओवरहेड्स का परसेंटेज निकालोगे सर, उसके बेस पे अच्छा ये अमाउंट भी कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट हाँ लेंदी है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है परसेंटेज निकालो, सेकंड पार्ट कह रहा है अमाउंट निकालो। तो ठीक है, परसेंटेज निकल जाएगा तो फिर तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के परसेंटेज वेजेस का कर दूंगा तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट आ गया, एडमिन ओवरहेड्स को फैक्ट्री कॉस्ट का कर दूंगा, उसका अमाउंट आ गया। प्रॉफिट निकालो दोनों जॉब्स का, दोनों जॉब्स का। देखिए सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिन ओवरहेड्स का परसेंटेज सेम हो सकता है बट अमाउंट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि सबके वेजेस फैक्ट्री कॉस्ट के अमाउंट अलग आएंगे। और जो आपने निकाले परसेंटेज, उसके बेस पे आप जॉब नंबर 3 की कॉस्टिंग और करके दे दो। सर मैं सवाल को लेंदी कहूंगा, ठीक है जी, सवाल मुश्किल नहीं है, लेंदी है, काम करना पड़ेगा। और देखिए जाहिर सी बात है, काम करोगे तो उतने टाइम तक आपको कंसंट्रेशन मेंटेन करनी पड़ेगी। कॉस्टिंग में आधी दिक्कत कंसंट्रेशन की है। चलिए सर, इसका नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखिए, यहां पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। जनरली कई बार क्या करते हैं भाई, जो फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें 2-2 पार्ट होते हैं, 10-10 मार्क्स। इस बार इसने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट 10 मार्क्स का दे दिया, बी पार्ट 5 का। और देखो भाई क्या चमत्कार किया, जो बच्चे होते हैं ना कॉस्टिंग में थ्योरी से डरने वाले, मैंने कभी नहीं बोला थ्योरी इग्नोर करनी है, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ऐसी तैयारी कराता हूं। मैं जो टेस्ट लेता हूं मैं उसमें कई बार कंपलसरी क्वेश्चन में, ठीक है, या बीच में कहीं भी थ्योरी डाल देता हूं। ये देखिए इंस्टीट्यूट ने भी यही किया इस बार, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट जो है 5 नंबर का थ्योरी डाल दिया। बहुत मुश्किल नहीं है वैसे, जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग का डिफरेंस पूछ लिया। अच्छा, उससे पहले जल्दी से मैं एक बार क्वेश्चन नंबर जो ये बी पार्ट है इसको रिव्यू कर दूं। अच्छा, बी पार्ट को देख के पता लग रहा है कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, दैट मीन दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 250 लाख का, एस्केलेशन क्लॉज बीच में आ गया। क्या होता है एस्केलेशन क्लॉज? ड्यू टू इन्फ्लेशन, मटेरियल और लेबर के प्राइस बढ़ने की वजह से जो महंगाई बढ़े, वो महंगाई का बर्डन हम अपने कॉन्ट्रैक्टी पे डाल देते हैं। ठीक है सर, सेम टाइप का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल में है। यार बताओ यार, है कितनी बार मैंने क्लास में बोला है बेटा अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो, कितनी बार बोला है। अब जिन्होंने मेरी बात मानी होगी वो सुखी रहे होंगे, नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है जी, अब ये देखिए यहां पर इसने क्या किया, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जो सोचा था। एक्चुअल का मतलब क्या होता है? जो हुआ। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मटेरियल पी की बात करूं, 1500 रुपए पर टन का ये आना था, 1750 का आया। सबसे बड़ी बात जो यहां पर बच्चे गलती कर सकते हैं, सर मैं आपको एक बात बता दूं, एस्केलेशन क्लॉज के तहत जो आप कॉन्ट्रैक्टी से पैसे लेते हो ना, वो सिर्फ इज ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ मटेरियल्स एंड वेज रेट्स। मटेरियल का प्राइस बढ़ा या लेबर के रेट बढ़े, उसकी वजह से जो इंक्रीज है उसी को एस्केलेशन क्लॉज के तहत हम कॉन्ट्रैक्टी से लेते हैं। आपने 2800 की जगह 2800 ईंटें लगानी थी घर बनाने में, तुमने 3000 लगा दी, इसका बर्डन आप अपने कॉन्ट्रैक्टी पे नहीं डाल सकते।
आप सिर्फ महंगाई का बर्डन, ये सेम क्वेश्चन जैसे कि मैं कह रहा हूं स्टडी मॉड्यूल पे, उसने पहले पूरा करके दिखाया कि अगर मैं क्वांटिटी का बर्डन और प्राइस का बर्डन दोनों दिखाऊं, पूरा निकाला, फिर उसने बोला नहीं यार सिर्फ प्राइस का ही बर्डन एस्केलेशन क्लॉज कहलाता है, क्वांटिटी का इंक्रीज कुछ नहीं होता। तो ये बहुत सिंपल था सर। यहां पर जो बच्चा, अब देखिए कंसेप्ट नहीं पता, वो पूरा करने बैठ जाएगा। करना क्या था, पी का भाई कितना 250 महंगा, क्यों 100 रुपए सस्ता है ना, 250 महंगा, 100 रुपए की बचत हो गई यहां पर मटेरियल क्यू में। एंड ऑब्वियसली फॉर आपको अगर अमाउंट वाइज देखना है तो आप इस 250 को अपनी एक्चुअल क्वांटिटी से, ये सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए कि 28। देखो अगर आपको भाई यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को भी बीच में दिमाग में ला सकते हो, ठीक है। जैसे कि मुझे सिर्फ प्राइस डिफरेंस देखना है, मुझे प्राइस वेरिएंस देखना है। 250 से महंगा 2800 टन अगर 250 महंगे पड़े तो कितने के हुए, एक्चुअल क्वांटिटी मत ले लेना यहां पर। ऐसे ही 100 रुपए सस्ता 3100 क्वांटिटी, ठीक है। यहां पे देखो 4500 की जगह 4350, ये भी 150 रुपए सस्ता है। 32500 की जगह 34200, ये महंगा है। ओवरऑल प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा कि कितना प्राइस का इंपैक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। लेकिन ध्यान रखना ओनली प्राइस, नॉट बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी। तो जब अमाउंट देखना है तो मैंने क्या बताया, जैसे यहां पे 250 इंटू सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2800, इतना प्राइस इंपैक्ट मैं पी का बता रहा हूं। बाकी आप ऐसे ही देख लें सर। उम्मीद है आपने इस तरीके से काम को किया होगा। सेम वे अगर मैं लेबर की बात करूं, यहां पे आपकी 2 टाइप की लेबर है। अगेन आप रेट को देखो, इसको 60 की जगह 70 दिए, इसको 50 की जगह 50 दिए। यहां पर अगर देखोगे 10 रुपए महंगा, कितने घंटों के लिए, 65,000 आवर्स के लिए। डोंट लुक एट द एक्चुअल, इसने बोला ना एडमिसेबल एडिशनल क्लेम ऑफ मटेरियल एंड लेबर ड्यू टू एस्केलेशन क्लॉज। सर तो जो प्राइस और रेट का इंपैक्ट होता है वही एडमिसेबल होता है। क्वांटिटी, आपने ज्यादा क्वांटिटी लगा दी, आपने ज्यादा घंटे लगा दिए, ये एडमिसेबल क्लेम नहीं होता, ठीक है जी। इस तरीके से कर सकते थे। और जहां तक ये पूछ रहा है फाइनल प्राइस पेबल आफ्टर द एस्केलेशन क्लॉज, वो तो सर सिंपल सी बात है ना, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट पहले कितने में सेट हुआ था, कितने में डिसाइड हुआ था, 250 लाख में। 250 लाख में आपका जो एस्केलेशन क्लॉज आया वो आप ऐड कर देना, वो आपकी फाइनल प्राइस आ गई। मेरे ख्याल से सवाल आसान था, ये सवाल आसान था। जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से काम किया होगा, कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा, तो ये काम जो है वो आपका आसानी से हो सकता है। ये काम जो है वो आपका आसानी से हो सकता है। नाउ सर लेट अस मूव ऑन टू द सी पार्ट। अच्छा सी पार्ट क्या है, थ्योरेटिकल है। जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के डिफरेंस से बहुत बच्चे घबराते हैं थ्योरी को देखकर, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको करना ही चाहिए था। ऐसा तो नहीं कि 5 नंबर के डर से आप बाकी के 15 नंबर छोड़ दोगे। 15 और फर्स्ट पहले 2 पार्ट्स ऐसे थे जिसमें आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं। सी पार्ट अगर मैं जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करूं, जॉब कॉस्टिंग इज द कॉस्टिंग दैट वी डू फॉर अ स्पेसिफिक जॉब्स, ऑर्डर वाइज, जहां पे कस्टमाइज ऑर्डर काम होते हो। 5 पॉइंट्स लिखने दे, हेट्रोजीनियस नेचर का काम है। प्रोसेस कॉस्टिंग किसके लिए होती है, जहां पर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बने लेकिन वो प्रोडक्ट्स बड़े प्रोडक्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स वाइज है, प्रोसेस वाइज काम होता है। एक पॉइंट में आप एग्जांपल दे सकते थे, जॉब कॉस्टिंग में जो कॉस्ट सेंटर होता है वो जॉब होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। जॉब कॉस्टिंग में जो कॉस्ट यूनिट होती है वो पर जॉब होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को पर यूनिट ही कहीं ना कहीं करते हैं। तो यहां पे आराम से आप 4-5 पॉइंट्स लिख सकते थे। हमें ये मानता हूं थ्योरी में पूरे नंबर कई बार नहीं मिलते, लेकिन 5 में से 3 या 4 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। सर थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट यहां पर आपका देखिए, SR लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गारमेंट्स। पहले 3 मंथ्स के लिए प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्ट लेबर से कंस्ट्रेंड है। ओनली 12,000 ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स विल बी अवेलेबल इन ईच मंथ। मार्केट रीजन की ये कहते हैं कि दोनों में से गारमेंट की एक की प्रोडक्शन दूसरे की प्रोडक्शन का एटलीस्ट 25% होना चाहिए। ये क्वेश्चन को ना साफ देख के बीच में डिसीजन मेकिंग दिमाग में आ रही है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो डिसीजन मेकिंग को छोड़ देते हैं। मैंने वैसे कभी नहीं छुड़वाई अपनी क्लास में। जैसे 12,000 लेबर आवर्स ही अवेलेबल होंगे, इसे की फैक्टर कहते हैं दोस्तों, लिमिटिंग फैक्टर।
ठीक है, अब ये भी बोल दिया कि प्रोडक्शन इतनी करनी है कि एक दूसरे की 25% हो, तो यहां पर भी इक्वेशन बन सकती है। फिर आपको शर्ट, दो कपड़े आपके हैं, शर्ट्स और शॉर्ट्स, इन दोनों की डिटेल दे दी, ठीक है, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट की जानकारी दे दी। यू कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, जुलाई से लेबर की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो लेबर की दिक्कत पहले क्वार्टर में थी, कंपनी 15,000 शर्ट्स और 20,000 शर्ट्स बेच सकती है आने वाले जुलाई 2022 में, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। इसके बाद बोला है सेल्स जो आपका वॉल्यूम है वो आने वाले महीनों में 10% क्यूमुलेटिवली कंपाउंडेडली बढ़ेगा, और इसने बोला कंपनी जो क्लोजिंग स्टॉक रखेगी वो अगले महीने की सेल का 40% होगा। ऐसा पॉइंट हम बजटरी कंट्रोल में बहुत बार देखते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस विल बी सेम एज अबव। पहला पार्ट क्या है? नंबर ऑफ शर्ट्स और शॉर्ट्स निकालो जितनी बनाओगे इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 22-23 टू मैक्सिमाइज कंपनीज प्रॉफिट। सेकेंड पार्ट क्या है? बजट बनाना है मंथली बेसिस पे जुलाई, अगस्त और सितंबर का, और पहले सेल्स बजट दिखाना है यूनिट वाइज और अमाउंट वाइज दोनों। एंड सेकेंड पार्ट इज प्रोडक्शन बजट। सर क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन ट्रिकी है। थर्ड का ए पार्ट मैं दाद दूंगा, यहां पर कहीं ना कहीं तारीफ बनती है इंस्टीट्यूट की, पेपर सेटर की, कि थर्ड का ए पार्ट अच्छा है, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे बच्चों ने तो माइट भी इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा, ठीक है। और अगर आप अटेम्प्ट, देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा उसमें डिसीजन मेकिंग फर्स्ट पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा डिसीजन मेकिंग का है। सेकेंड पार्ट बजटरी कंट्रोल का। इसने मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल को मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। जैसे पहले पार्ट में बोला कि 12,000 लेबर आवर्स ही हैं पहले 3 महीनों में, तो यहां पर आपको क्या करना चाहिए था? शर्ट और शॉर्ट्स दोनों के कंट्रीब्यूशन पर आवर निकालने चाहिए थे। मैंने बताया हुआ है कि बेटा जिस चीज की कमी होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रीब्यूशन निकलता है। तो सबसे पहले को कंट्रीब्यूशन निकालना चाहिए था शर्ट का या शॉर्ट का। अब जिसका ज्यादा आए उसको आपको प्रायोरिटी में बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास पहले 3 महीने में हर एक महीने में 12,000 घंटे ही अवेलेबल है, तो साफ साफ पता लग रहा है यानी आपके पास दोनों को टोटलिटी में बनाने के लिए आवर्स नहीं है। दोनों को टोटलिटी में बनाने के लिए आवर्स नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, और इसने ये भी बोला है, अच्छा कितने बेचने हैं कितने बनाने हैं ये नहीं पता, ये भी बोला है कि दोनों एक दूसरे के कम से कम 25% बनाने हैं। तो यहां पर आपको प्रोडक्शन यूनिट्स को एक्स लेट करके काम कराना पड़ेगा, और 2 इक्वेशन फिर सॉल्व होंगी, उसके बाद ये चीज निकल पाएगी, ठीक है सर। डुएबल है, लेकिन मैं ये कहूंगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल को मिक्स करके बनाया है, ठीक है। आपने क्या किया है इस क्वेश्चन में, आप मुझे इसको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं आपकी पूरी यहां पर हेल्प जो है वो करूंगा। जुलाई 2022 से फिर बजटरी कंट्रोल आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो प्रोडक्शन में या सेल्स की जो इसने सेल की तो बता दी ना, 15,000 और 20,000 बेचनी है, ठीक है, और इसने ये बता दिया कि 10-10% बढ़ेंगी, तो आप आने वाले 3 महीनों में 10-10% बढ़ाकर इसकी सेल्स क्वांटिटी दिखा सकते हो। अच्छा, फिर इसने क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। प्रोडक्शन कैसे निकलती है? सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक अगर ऐड कर दे, ओपनिंग स्टॉक है नहीं पहले महीने में, अच्छा अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक होगा बेटा। तो अगेन बजट आप इस तरीके से बना सकते हैं। मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट इज क्वाइट इजी, फर्स्ट पार्ट में बच्चों को हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हुई हो। नाउ सर ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, चलिए सर बी पार्ट को देख लेते हैं एक बार जल्दी से। अच्छा, बी पार्ट जो मुझे देख के लग रहा है कि मंथ ऑफ अप्रैल 22 के बारे में है। मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल की परचेज, मैन्युफैक्चरिंग वेरियस, डेप्रीसिएशन, क्वालिटी कंट्रोल, लग के पूरी आइडिया ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है देख के कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैकिंग कॉस्ट, कॉस्ट शीट का सवाल है सर। और कॉस्ट शीट अगर कॉस्टिंग के बच्चे को नहीं आती तो भाई ये तो बहुत ही दिक्कत वाली बात थी फिर तुम्हें, ठीक है। यहां पर देखो सवाल देख लो, कॉस्ट शीट बनानी है, मटेरियल का कंजम्पशन निकालो, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सब शो करो। और उसके बाद लास्ट में और बोल दिया सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल दो। अगर मैं सेल्स को 20% प्रॉफिट पर बेचता हूं, एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज ऑन सेल्स, ये वाली बात ध्यान देने की थी। मुश्किल कुछ नहीं है सर,
मटेरियल की कंजम्पशन तो कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग मटेरियल है हमारे पास, हाँ ये लास्ट में दे रखा है देखो 40,000, मटेरियल कंज्यूम तो ऐसे निकल जाएगा, लेबर दे रखी, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, उसके बाद फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आप क्या ले सकते हो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ठीक है, मैं ऐसे हाईलाइट करूंगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, मैंने कहा था मशीन से जुड़ी जितनी भी चीजें फैक्ट्री ओवरहेड्स में आती है, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट्स, ठीक है सर, इसके ये आपका आ गया फैक्ट्री ओवरहेड्स में। अच्छा, एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, दिस कुड आल्सो बी फैक्ट्री ओवरहेड्स। शायद इस पर में कंफ्यूजन बच्चों को हुई होगी कि मैं इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में लूं या फिर प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स में लूं, लेकिन पॉल्यूशन कंट्रोल नाम की कोई अलग से हेडिंग नहीं है इंस्टीट्यूट की, तो ये तीन चीजें आप फैक्ट्री ओवरहेड्स में ले सकते थे। उसके अलावा बात फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। अच्छा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है नहीं क्वेश्चन में, चलो भाई ये रियायत हो गई। देन अगर मैं प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स की बात करूं, जो न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने नई कैटेगरीज ऐड करी हैं, क्वालिटी कंट्रोल वाले खर्चे, एडमिन ओवरहेड्स, बताओ सीधा सीधा ब्रैकेट में लिख के दे दिया कि प्रोडक्शन रिलेटेड है, ये ऐड होने थे, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी पैकिंग ऐड होगा, R&D ऐड होगा, ये ऐड करके फिर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस होते हैं जो कि दे रखे हैं 28,000 के, ठीक है। सबसे बड़ी बात सर ये लाइन देखो, इंटायर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हैज बीन सोल्ड, इस लाइन का क्या मतलब है सर, इस लाइन का ये मतलब है कि जो ओपनिंग वाला सामान है वो सारा बिक चुका है, ये मानो, दैट मींस वो फीफो की बात कर रहा है। कितना इलेबोरेटली मैं इस चीज को समझाता हूं बेटा, जब मैं कॉस्ट शीट शुरू करता हूं मैं सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन सिखाता हूं। क्लोजिंग स्टॉक यहां पर है, दे रखा है नीचे 400 यूनिट्स, आपका 200 ओपनिंग में पड़ा है, 3,000 आपने और बनाया, 400 जो बचा होगा वो उसमें से बचा होगा जो आपने बनाया है, क्योंकि ओपनिंग वाला बिक चुका है। ये बात बताओ और कितना क्लियरली लिख के दे यार, फीफो से ही वैसे हमेशा करते हैं, वो नहीं भी लिखता तो अभी हम हमेशा क्लोजिंग स्टॉक फीफो से निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे कैसे, क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा सर, प्रोपोर्शनलिटी निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय जो आपके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इनटू आपके क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, इनटू आपके क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसके पूरे सॉल्यूशन का एक पीडीएफ जो है वो आपके साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकूं। तो ये बात बहुत जरूरी है कि बेटा सारे बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा जरूर बन जाओ, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल का हिस्सा जरूर बन जाओ, विद्यास्थल के चैनल के साथ जुड़े रहो। चलिए, और अब तो एक और खास बात है, विद्यास्थल चैनल की अपनी खुद की ऐप भी है सर विद्यास्थल की, और दैट इज गिवन, द लिंक इज बीन गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आप डाउनलोड कर ले। बहुत आपके लिए स्टडी मॉड्यूल, हमारी अपकमिंग क्लासेस, हमारी पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव की सारी जानकारी होगी। 10 नंबर का ये सवाल था, फोर्थ कौन सा है, थर्ड का बी पार्ट है, थर्ड का बी पार्ट है, 10 नंबर का आप आराम से कर सकते थे, ठीक है सर। मतलब मैं ये कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड छोड़ना तो नहीं बनता था, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट से बच्चा घबराया हुआ हो, लेकिन सेकंड पार्ट ऐसा था जिसमें पूरे 10 नंबर लाने लायक इजी क्वेश्चन है, पूरे 10 नंबर लाने लायक। तो जब आपको यकीन हो कि बी पार्ट में पूरे 10 नंबर आएंगे, थर्ड और ए पार्ट डुएबल है, आप उसमें स्टेप मार्किंग ऑब्वियसली मिलती है, आप उसमें पूरे 10 नहीं तो कम से कम आराम से 5-6 नंबर तो ला ही सकते थे। सो लेट्स स्टार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, 10 नंबर का सवाल है। एसटीजी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल जीके, जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए आता है, ऑपरेशन वाइज करना है, मटेरियल पहले प्रोसेस से पास होता है, साफ पता लग रहा है क्वेश्चन तो प्रोसेस कॉस्टिंग का। पहले प्रोसेस से केमिकल जी बनता है, जानकारी देखो, बीच में डब्ल्यूआईपी भी डाल दिया, कन्वर्जन डाल दिया। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, लेबर एंड ओवरहेड्स के टोटल को कन्वर्जन कहते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग वर्ड भी डाल दिया, अगेन यू नो प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन इज वन एंड द सेम थिंग। सेम टाइप का सवाल सर, मैं बड़े प्राउडली कह रहा हूं, सेम टाइप का सवाल, ठीक है ना। जी पहले प्रोसेस से बनता है, उसको प्रोसेस 2 में ले जाते हैं, जीके बन जाता है, एक जी से 1.20 जीके बनते हैं। सेम टाइप का सवाल सर मेरी बुक का, जो मैं अपने बच्चों को देता हूं, जो मेरी क्लास अटेंड करते हैं, वहां पर सेम प्रोसेस कॉस्टिंग का देख लेना, 21st क्वेश्चन मेरे मॉड्यूल का है, बस थोड़ा सा फर्क है। जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है 2 kg कि और मैं वहां पे मेरा नाम क्या है, Z और ZG, अब नाम तो चेंज कर दिया यार। अब मेरे बुक का सवाल है तो मैं इसका ये थोड़ी गारंटी करता हूं कि नाम सेम होगा, क्वांटिटी सेम होगी, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल था सर, अगेन लेंथी सवाल,
लेंदी सवाल, वेटेड एवरेज तरीका यूज करके केमिकल जी की कॉस्ट पर यूनिट निकालो। प्रोसेस 2 की इसमें एक रियायत दे दी, कह रहा प्रोसेस अकाउंट्स मत बनाओ। और उसके बाद पूछ रहा है कि 60,000 किलो जी हम बेच सकते हैं आफ्टर प्रोसेस 1, तो क्या उसको जी में बेच ले या जी से जी के बना के बेचे। भाई ये कैसे करना था, कंपेयर करना था कि अगर जी का बेचोगे, जी को बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा, और जी को जी के बना के बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होगा, और जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा मैं उसके साथ। सवाल आसान है लेकिन सर लेंदी है, लेंदी है मैं ये मानूंगा, लेकिन देखिए वही बच्चे के कंसेप्ट्स, बच्चे की स्पीड पे डिपेंड करता है। देखो कंफ्यूजन टाइम खाती है, कंफ्यूजन टाइम खाती है। आपने ये सवाल अपने घर पे हाल फिलहाल में करे होंगे प्रैक्टिस में, तो आपका ये पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क करो, तभी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, अच्छे से क्लियर कर सकते हो। लेकिन मैं क्वेश्चन को मुश्किल कतई नहीं कहूंगा। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन से आपको काम चालू करना था। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इनपुट, अब जैसे यहां पर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में आपके पास 9500 है, ठीक है, इनपुट कितना और आ गया भाई 1,05,000 इनपुट आ गया। इसमें से कंप्लीट कितना कर लिया 83 कंप्लीट कर लिया, 16,500 क्लोजिंग में रह गया। उसके बाद क्वेश्चन ने कुछ नॉर्मल लॉस की जानकारी दी है। नॉर्मल लॉस कह रहा है 10% ऑफ मटेरियल इनपुट, सिर्फ इनपुट का। इनपुट कितना है बेटा मेरा, इनपुट ये 1,05,000, 1,05,000 का 10% यानी 10,500 आपका नॉर्मल खराब होना था। बैलेंसिंग फिगर आ रहा है सर 4,500, इसका मतलब ये 4,500 आपका एबनॉर्मल लॉस होगा। इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस है 4,500 यूनिट्स का। और ये लाइन देखो कितनी बढ़िया लाइन है, कितनी बढ़िया लाइन है, एनी लॉस ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस, दैट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट एबनॉर्मल लॉस, इज कंसीडर्ड टू बी 100% कंप्लीट इन मटेरियल एंड प्रोसेसिंग, जो कि हमारी जनरल एजम्पशन भी होती है। यानी एबनॉर्मल लॉस को अब 100% मानोगे कि मटेरियल भी उस पर पूरा लग गया, प्रोसेसिंग भी उस पर पूरी हो गई। मेरी भाषा में पूरा काम करने के बाद पता लगा कि यार ये तो लॉस हो रहा है, पूरा काम करने के बाद पता लगा ये तो लॉस हो रहा है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी थी, इक्विवेलेंट यूनिट्स आपके निकलते, ठीक है। और अच्छा सबसे बढ़िया बात वेटेड एवरेज तरीके से, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स में ओपनिंग ये चर्चा नहीं होगी कि जो बनकर आगे गए, जैसे यहाँ पे कंप्लीट कितने हुए सर 83, तो हम ये चर्चा नहीं करेंगे कि ये जो 83 बने ये ओपनिंग वाले को कंप्लीट करके बने या करंट वालों को बने। ये वेटेड एवरेज में थोड़ा सा हम बच जाते हैं। जब कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तो मटेरियल और प्रोसेसिंग की ओपनिंग वाले को भी इंक्लूड करोगे, करंट वाले को भी इंक्लूड करोगे, और कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी आराम से। और उस कॉस्ट पर यूनिट इनटू जो आपके इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगे जो आगे जा रहे हैं, जो एबनॉर्मल लॉस है, जो क्लोजिंग है, उनसे मल्टीप्लाई करके सेकेंड पार्ट में वैल्यूएशन कर सकते हो। थर्ड पार्ट में अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि 60,000 kg की बात है भाई, 60,000 किलो को अगर आगे लेके जाओगे ZG बनाओगे, सॉरी मैं अपने क्वेश्चन के वर्ड्स में को ध्यान आ रहे हैं, जी से जी के बनाओगे तो 60,000 किलो ऑफ जी से कितने जी के बन जाएंगे सर। क्वेश्चन कह रहा है एक जी से 1.20 जी के, तो 60,000 इंटू 1.2 करोगे तो 72,000 kg जी के बन जाएंगे। सर मेरी ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि जो केमिकल जो हम फर्दर प्रोसेस के लिए भेज रहे हैं आप वो जीके के तौर पे बेचे जाते हैं 10 रुपए पे। अगर आप उसे जी के तौर पे ही बेच दोगे तो जाहिर सी बात है वो 9 का, भाई जाहिर सी बात है एक किसी चीज को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचोगे तो वो ज्यादा का बिकेगा ना। तो जी के 10 का बिकता है, जी 9 का बिकता है। आपके थर्ड पार्ट की रिक्वायरमेंट यही है कि मैं उसको एज जी बेच दूं या एज जी के बेचूं, और 60,000 किलो के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। अब देखो आप अगर उसे एज जी बेचोगे, ठीक है, एज जी बेचोगे तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज योर प्रॉफिट पर केजी ऑफ जी। प्रॉफिट पर केजी मतलब जी का सेलिंग प्राइस यानी 9 रुपए माइनस जो भी आप कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे, ठीक है। उसके बाद जी की जो कॉस्ट होगी, जी की जो 60,000 की जो कॉस्ट होगी यानी 60,000 इंटू कॉस्ट पर यूनिट, और फिर जीके की बात करें तो उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है, माइनस अब उसमें सेल्स लिखना। जब जीके की सेल्स लिखोगे तो 72,000 इंटू 10 जीके की अगर मैं सेल्स लिखूं, और सिर्फ सेल्स से फैसला नहीं होगा, फैसला होगा प्रॉफिट से। जीके की मैं आपको सेल्स लिख के बता रहा हूं, 72,000 kg जीके बन जाएंगे और 10 रुपए के दाम पे बिकेंगे। इसमें से जब आप कॉस्ट माइनस करोगे तो एक तो अपने प्रोसेस 1 की कॉस्ट यानी
जी बनाने की जो कॉस्ट है, जो आपने यहां पर कॉस्ट लिखी होगी वही, और फिर क्या जी में, जी को जी के बनाने में क्या और भी कोई फर्दर प्रोसेसिंग वाली कॉस्ट लग रही है? लगनी तो चाहिए वैसे। देखो ये लिखा है मंथली कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोसेस टू अदर देन कॉस्ट ऑफ केमिकल। जी सारी जानकारी सेम है एज पर माय बुक। जब इस 60,000 किलो के जी को अगले प्रोसेस में लेके जाओगे तो 85 और 50 और लगेगा, तो इसमें प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों की कॉस्ट माइनस होगी। इसमें आप प्रॉफिट पर केजी डायरेक्टली आप जज कर सकते हो, 60,000 इंटू प्रॉफिट पर केजी आप करके कर सकते हो, ठीक है। और जिसका प्रॉफिट टोटलिटी में ज्यादा आएगा वो आपको करना चाहिए, ठीक है। यही बात आपसे इसने थर्ड पार्ट में पूछी है कि क्या मैं उसको जी के तौर पे ही बेच दूं या मैं उसको आगे ले जाके फर्दर प्रोसेसिंग करूं। सवाल मैं कहूंगा बड़ा है, मैं क्लास में करवाता हूं, लेंदी है लेकिन डूएबल है, ठीक है सर। मुझे अब वो थर्ड के ए पार्ट जो मार्जिनल और बजटरी का मिक्स था, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं लगा जिसे हम कर नहीं सकते। अच्छा, अब देन बी पार्ट की बात करें सर। यूवी लिमिटेड स्टार्ट्स अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डिजाइनर लैम्प सेल्स बनाता है, 450 के बेचता है इतने। अच्छा, जब 12, भाई मेरी बुक में सवाल है, जब 12,000 यूनिट्स बेचता है तो 35 रुपए का नुकसान होता है, 30,000 यूनिट्स बेचता है 40 रुपए का नुकसान होता है। फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर आप कैसे कर सकते हो सर? सबसे पहले यू कैन फाइंड आउट अ पीवी रेशो, या अब कैसे कर सकते हैं पीवी रेशो? इसमें कैसे कर सकते हो? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। याद है पीवी रेशो करने का एक तरीका होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। अब आप यहां पे सोच रहे हैं सर चेंज इन प्रॉफिट मैं कैसे बताऊं सर? देखो 12,000 यूनिट्स बेचते हो तो 35 रुपए का नुकसान, ठीक है। टोटलिटी में अगर बात करें तो 12,000 इंटू 35, 12,000 इंटू 35, यहां पे आपको 4,20,000 रुपए का लॉस होता है। यहां पर बात करें 30,000 यूनिट्स अगर आप बेचते हो तो आपको 40 रुपए का फायदा होता है, यानी 12 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट होता है। तो 4,20 के लॉस से आप 12 लाख के मुनाफे पर आ रहे हो, 4,20 के लॉस से 12 लाख के मुनाफे पर आ रहे हो। नंबर लाइन में नेगेटिव से आप 12 लाख के प्रॉफिट पर आ रहे हो। आपका चेंज इन प्रॉफिट हो गया सर 16,20,000, दोनों को ऐड कर दिया। लॉस से प्रॉफिट पर आ रहे हो। अगर मैं चेंज इन सेल्स की बात करूं, आप 12,000 यूनिट से 30,000 यूनिट्स का डिफरेंस कितना हो गया भाई? 30 माइनस 12 18 ना, 18 इंटू सेल्स का अमाउंट 450 के हिसाब से, दिस इज सर 81 लैक्स। 81 लैक्स इंटू 100 करोगे, पीवी रेशियो आएगा 1620 डिवाइडेड बाय 81 लैक्स। 20% इज योर पीवी रेशियो, 20% इज योर पीवी रेशियो। सबसे पहले पार्ट में पूछा फिक्स्ड कॉस्ट निकालना। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालते हैं? किसी भी पार्ट में पीवी रेशियो अप्लाई कर दो। जैसे कि इन पीरियड 1 अब 12,000 यूनिट्स की सेल्स है, यूनिट्स है 12,000, तो 12,000 इंटू 450 अमाउंट आएगा। इसका 20% करोगे तो यू विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन 12,000 इंटू 450 इंटू 20%। सर ये आपका आएगा 10,80,000। दिस इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन व्हेन यू सेल 12,000 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, 10,80,000 के कॉन्ट्रीब्यूशन के बावजूद तुम्हें 4,20,000 का नुकसान होता है। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन से ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन से ज्यादा है, यानी 1080 प्लस 420 सर 15 लाख रुपए की आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के बावजूद तुम्हें नेगेटिव लॉस हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारी फिक्स कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। भाई मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? आप चाहो तो इसको 30,000 पे भी लगा के देख लो। अब 30,000 इंटू 450, सेल है 1,35,00,000 की, 20% कॉन्ट्रीब्यूशन 27 लाख का, मार्जिन प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12 लाख माइनस करो, 15 लाख पे पहुंचोगे दोबारा। पहले पार्ट का आंसर 15 लाख। बताओ टाइम लगा क्या? कुछ मुश्किल दे रहा है इंस्टीट्यूट तो कुछ आसान भी दे रहा है। सेकंड पार्ट ब्रेक इवन बेटा कैसे निकलता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, आराम से कर सकते हो। इसके बाद सर, इसके बाद कैलकुलेट प्रॉफिट इफ द वॉल्यूम रीचेस टू 50,000 यूनिट्स इन द नेक्स्ट क्वार्टर। डिजायर्ड प्रॉफिट पूछ रहा है। अगर 50,000 यूनिट्स बेचोगे, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो तो कितना हुआ? 450 रुपए की सेलिंग प्राइस, 20% का मार्जिन यानी 90 रुपए हुआ।
तो अगर 50,000 यूनिट्स बेचोगे तो 50,000 इंटू 90 करके कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा और उसमें से अपनी 15 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट माइनस कर लेना, ये आपका प्रॉफिट हो गया। बताओ क्या मुश्किल था, हो गया यार क्वेश्चन। क्लियर सर? क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे आगे सर सी पार्ट बताओ, जिसका मुझे था इंतजार भाई, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड, जिसको कई बार बच्चे छोड़ देते हैं। मैं कुछ भी छुड़वाने में बिलीव नहीं करता। आपको फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करनी। बताओ किसी ने सोचा था जर्नल एंट्री करने को आ जाएगी? जर्नल एंट्री करने को। और पहले बता दूं, आप लोगों ने बचपन में यह सवाल बहुत पूछा है, नरेशन लिखनी है? हाँ भाई, जर्नल एंट्री का सवाल है तो नरेशन लिखनी है। अब देखो इसमें आपने नहीं लिखी, कितने नंबर कटेंगे इसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है सर। डायरेक्ट मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। एलोकेशन ऑफ वेजेस, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को डालना है ओवरहेड्स टू वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड। अब यहां पर जब फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड होते हैं तो ओवर एब्जॉर्ब्ड इज अ टाइप ऑफ गेन। मैं हमेशा बच्चों को अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी से वर्ड से पहले बताता हूं नुकसान या फायदा। ओवर एब्जॉर्प्शन फायदा। कॉस्टिंग P&L टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको आप कॉस्टिंग P&L में डाल सकते हैं। एडमिन ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब, ये नुकसान है, ये नुकसान है। अच्छा यहां पर आपने क्या किया सर, यहां पर एंट्री होनी चाहिए, सॉरी मैंने गलत बोल दी शायद, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू कॉस्टिंग P&L। जब फायदा होता है तो कॉस्टिंग P&L की क्रेडिट में चीज आती है, यहां पर होगा क्योंकि ये अंडर एब्जॉर्प्शन है। कॉस्टिंग P&L टू एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, टू एडमिन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। लॉस है तो कॉस्टिंग P&L के डेबिट में, फायदा है तो कॉस्टिंग P&L क्रेडिट में। डेफिशिएंसी फाउंड इन रॉ मटेरियल, नॉर्मल लॉस है ये, नॉर्मल लॉस इसने बोल दिया। हाँ भाई रॉ मटेरियल जा रहा है तो स्टोर्स क्रेडिट होगा, ये बात तो पक्की है। बहुत इंटरेस्टिंगली मैं इस चीज को समझाता हूं सर। और क्योंकि ये नॉर्मल लॉस है तो जितने भी नॉर्मल लॉस है उन्हें कॉस्ट का हिस्सा मानते हैं, ओवरहेड्स का हिस्सा मानते हैं। ओवरहेड्स टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये आपका यहां पर होना था। इसके बाद सर दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 4। देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 5, मतलब दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन अगर आप सारे क्वेश्चंस को सीक्वेंस में कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है सर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। और देखिए न्यू सिलेबस में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शामिल हुआ था, एक भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें एक्टिविटी बेस्ड का सवाल ना आए, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, पहले कन्वेंशनल प्रोडक्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, मटेरियल पर यूनिट, बहुत कुछ दे दिया, लेबर कॉस्ट पर आवर दे दी। सबसे बड़ी बात देखने की ये थी कि मेरे जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो मशीन आवर बेसिस पे आप उन्हें एब्जॉर्ब करते हो, तो आपको यहाँ पे रिकवरी रेट, अच्छा रिकवरी रेट भी निकाल के दे दिया यार, बताओ 30 रुपए पर मशीन आवर। तो जब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होगी तो हर किसी में देख लें कि किस प्रोडक्ट में कितने मशीन आवर्स लग रहे हैं और 30 रुपए के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग कर दें। अच्छा उसके बाद कंपनी कह रही है कि भैया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्वेश्चन का अंदाजा है हमें, हर बार ऐसे ही होता है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जितने भी आपके ओवरहेड्स हैं, जितने भी ओवरहेड्स हैं, अब यहां पे ओवरहेड्स का कुछ अमाउंट वगैरह कुछ है आपके पास? अच्छा ओवरहेड्स का अमाउंट निकल जाएगा 30 रुपए पर आवर के हिसाब से, है ना। 30 रुपए पर आवर आपको मिल गया रेट। उसके बाद आप मशीन आवर्स देख लो किसमें कितने, जैसे अगर AX की बात करें तो 2 घंटे पर यूनिट लगते हैं, 7500 यूनिट्स बना रहे हो तो 15,000 घंटे लगेंगे। ऐसे आवर्स की कैलकुलेशन कर लोगे, टोटल आवर्स निकालोगे, इनटू 30 करोगे, टोटल ओवरहेड्स हो गया, टोटल ओवरहेड्स हो गया। अच्छा उस टोटल ओवरहेड्स को, भाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, ओवरहेड्स को एक्टिविटी वाइज बांट दिया जाता है। तो ये आपकी परसेंटेज दी 40, 10, 30, 20, ये 4 एक्टिविटीज हैं जिसमें आप अपने ओवरहेड्स को बांट दीजिए। उसके बाद आपको यहां पे हर एक्टिविटी का रेट निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने एक्टिविटी क्या ली, सेटअप, मशीनरी, मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन। अब सेटअप्स को नंबर ऑफ सेटअप्स के हिसाब से कर लें, ठीक है जी। मटेरियल हैंडलिंग को मटेरियल मूवमेंट्स के हिसाब से कर लें, इंस्पेक्शन को नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस के हिसाब से कर लें, मशीन की कॉस्ट को मशीन आवर्स के हिसाब से कर लें। सवाल वही है जो एक्सपेक्टेड था कि ट्रेडिशनल मेथड में टोटल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब यहां पर लेबर और मटेरियल को भी जोड़ना मत भूल जाना, बच्चे भूल जाते हैं। और फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सवाल बहुत आसान है सर, और 10 नंबर का सवाल बनता है, 10 का ही है ना, हाँ जी 10 का। बी पार्ट 120 वर्कर स्टैंडर्ड आउटपुट, सवाल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है, सेम टाइप का सवाल मेरी बुक में है, ठीक है जी। 20 यूनिट्स पर आवर। अच्छा 120 वर्कर्स हैं तो ये जो 20 यूनिट्स पर आवर है ये गैंग का आउटपुट होगा। जब पूरी गैंग मिलकर
काम करती है तो 1 घंटे में 20 यूनिट बन जाते हैं। तुमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करे? 1000। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स निकालना। 1 घंटे में 20 यूनिट्स गैंग टाइम है ये। मेरी गैंग में कितने बंदे हैं? 120 बंदे हैं। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूं अगर एक ही बंदा होता ना तो 120 घंटे लगा देता 20 यूनिट्स बनाने में। टोटलिटी में बात करनी पड़ेगी। अच्छा, आपने आउटपुट कितना बनाया? 1000। अगर 120 घंटे में 20 बनते हैं तो 1000 बनने में तो सर आप 6000 घंटे लगा दोगे इन टोटलिटी। ठीक है। और अगर मैं ग्रुप वाइज बोलूं, अगेन 6000 को दोबारा से 120 से डिवाइड करके कह सकते हो 50 गैंग आवर्स। 50 गैंग आवर्स। बट आपको यूज करना है 6000 घंटों का, क्योंकि बात टोटलिटी में करनी होती है। सर ये समझ में आया? पूरा 120 का ग्रुप काम करता है तो 1 घंटे में 20। सर यहां पे लिखा ही नहीं गैंग वाइज है, लेकिन भाई क्वेश्चन गैंग का है तो ऐसे ही होगा। क्वेश्चन गैंग का है तो ऐसे ही होगा। अब कहीं ना कहीं देखिए 6000 आवर्स। अब देखो जब भी नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं तो बात टोटलिटी में होती है। बच्चा सोचता है सर एक्चुअल आवर्स नहीं दिए। यार दिया तो है 48 घंटे 1 हफ्ता। 48 घंटे 1 हफ्ता। अगर एक्चुअल आवर्स की बात करो तो 48 घंटे हर बंदे के लिए है, तो 120 के हिसाब से आप एक्चुअल आवर्स जज कर सकते हो। 48 इंटू 120 5760 आवर्स। दिस इज एक्चुअल आवर्स। यहां पर कोई डिफरेंट टाइप की लेबर नहीं है। ठीक है। अच्छा, 5% समय भी बर्बाद हो रहा है, आइडल टाइम बीच में डाल दिया। ठीक है। द आर्ली वेज रेट्स एक्चुअली पेड वर 25.7। देखो सोचा था कि 25 रुपए देंगे, रेट वेरिएंस एडवर्स होने वाला है। यहां पर रेट वेरिएंस एडवर्स होने वाला है। सवाल आसान है सर, सवाल आसान है। आइडल टाइम पूछ रहा है 5% ऑफ टाइम पेड। जितने टाइम के पैसे दिए इतने टाइम के पैसे पूरे देने पड़ते हैं। इसका 5% आपका आइडल टाइम है। अगर आप इसका 5% देखोगे तो कितना हो गया? 5760 का 5% 288। अच्छा, आइडल टाइम वेरिएंस तो मैं आपको हाथ के हाथ बता दूं हमेशा एडवर्स होता है। 288 आवर्स बर्बाद हुए, 25 रुपए का रेट था स्टैंडर्ड रेट। 288 इंटू 5 1440 एडवर्स, ये आपका आइडल टाइम वेरिएंस होगा सर। सवाल बहुत आसान था, वही कंसंट्रेशन कितनी खुली है बच्चे की। मूविंग फॉरवर्ड सर, मूविंग फॉरवर्ड सी पार्ट 5 नंबर का अगेन ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट बनते हैं। बताओ यार, इतना आसान बता दिया उसने लिख के कि प्री सेपरेशन कॉस्ट। बोले तो ज्वाइंट कॉस्ट को मैं, अच्छा वो भी आउटपुट के वेट से, यानी आउटपुट की रेशो ये 100:70:80 ये रेशो। ठीक है। ये ज्वाइंट कॉस्ट का अमाउंट 10,000 को 170:80 की रेशो में बांट दो। इतना इजी तरीका ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने का। ठीक है। आफ्टर सेपरेशन वाली कॉस्ट, सेलिंग प्राइस बता दी अगर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचोगे या एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेचोगे। फिर क्या पूछा? प्रॉफिट और लॉस निकालो, स्टेटमेंट बनाओ आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग यूजिंग द प्रेजेंटली अडॉप्टेड मेथड, यानी आउटपुट की रेशियो में बांटने वाला। मतलब पता है इस टॉपिक में सबसे मुश्किल क्या होता है? डिसाइड करना कि ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे बांटना है। वो भी इसने तुम्हें लिख के दे दिया कि आउटपुट की रेशियो में बांटना है। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि फर्दर प्रोसेस किस प्रोडक्ट को करे या ना करे। सर आप दोनों प्रॉफिट देख लो ना। अगर आप उसे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचते हो तो कितना प्रॉफिट होता है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचते हो तो कितना प्रॉफिट होता है। सवाल बहुत आसान था, सवाल बहुत आसान था। पेपर मेरा लगभग पूरा हो चुका है। मैं सर वही कह सकता हूं, थर्ड क्वेश्चन के ए पार्ट को छोड़कर देयर इज नथिंग की कुछ मुश्किल हो। लेंदी जरूर थी चीजें, आपने जल्दबाजी में सिली मिस्टेक कर दी होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं सर, ये पेपर आराम से बच्चा 80 to 90 मार्क्स तो आराम से ला सकता है, एंड मोर देन दैट ऑल्सो। ठीक है ना। आपने अगर वो छोड़ा ना हो थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, जिसको मैं सबसे मुश्किल करार दे रहा हूं, आपने वो छोड़ा ना हो, उसमें भी स्टेप मार्किंग के 4-5 नंबर मिल गए हो, तो मैं तो कहूंगा सर ये पेपर अगर आपने पूरा किया है तो आपके आराम से 85 to 95 मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, 6th क्वेश्चन की भी अगर मैं बात करूं कि किसी ने पिछला क्वेश्चन छोड़ा हो। पहला क्वेश्चन थ्योरी है सर, गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स। ठीक है। आपका टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स आते हैं। देखो बी पार्ट, इसको थ्योरेटिकल नहीं कहेंगे, इसको प्रैक्टिकल कहेंगे। कह रहा इन आइटम्स का क्या वो होगा ट्रीटमेंट। कैश डिस्काउंट नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, कैश डिस्काउंट कॉस्टिंग का पार्ट नहीं होता। आईजीएसटी, अगर क्रेडिट मिल रहा है तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है, क्रेडिट नहीं मिल रहा तो कॉस्ट का पार्ट है।
डेम्यूरेज, शॉर्टेज दोनों ही एक टाइप की स्पॉइलेज है। अगर नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट का पार्ट है, एबनॉर्मल कंपनी की गलती की वजह से हो रहा है, नहीं है। बेसिक कस्टम ड्यूटी, अगेन सर इंपोर्ट के बेसिक ड्यूटी मिलता है, इसका ड्रॉबैक भी नहीं मिल पाता, तो इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट। अब देखिए वही जानकारी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बहुत इजीली, मैं ओवरऑल चीजें मैंने बहुत सारी कवर कर रखी हैं। अगेन सी पार्ट, इसको भी थ्योरेटिकल नहीं कहोगे। ओवर टाइम का क्या करोगे इन केसेस में? स्पेशल ऑर्डर को ग्रैब करने के लिए ओवर टाइम लगाना पड़ा, ओवर टाइम लगाना पड़ा, तो इस केस में ओवर टाइम प्रीमियम का ये होना चाहिए कि हम उसे ऑर्डर से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर के लिए ऑर्डर की रेलेवेंट कॉस्ट में वो आ जाएगा। ओवर टाइम लगाया ड्यू टू अ शॉर्ट फॉल इन प्रोडक्शन, ड्यू टू सम फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की गलती जब आ जाए तो ये एबनॉर्मल लॉस है, कॉस्टिंग P&L में डालेंगे ओवर टाइम प्रीमियम को। हम ओवर टाइम रेगुलरली लगाते हैं क्योंकि वर्कर्स की शॉर्टेज रहती है, नॉर्मल लॉस है, इस ओवर टाइम को ओवरहेड्स का पार्ट माना जाएगा, ओवरहेड्स का पार्ट माना जाएगा ड्यू टू फ्लड इन ओडिशा, ठीक है। या मैं आपको सही बताऊं, थर्ड पार्ट में हम क्योंकि रेगुलरली लगाते हैं तो आप एक ओवर टाइम को अपना पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट मान सकते हो, ये भी आंसर हो सकता है। फोर्थ पार्ट, फ्लड इन ओडिशा आ गई, हमारे हाथ में नहीं थी, इट कुड बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल लॉस एंड आप उसको ओवरहेड्स में डाल सकते हैं। ऑर्डर की वजह से, ऑर्डर की रिक्वेस्ट पर हुआ, ऑर्डर से लो यार, अगर ऑर्डर कह रहा है भाई जल्दी कर ओवर टाइम लगा, तो फिर तो मैं डंके की चोट पे ऑर्डर से पैसे लूंगा। डी पार्ट अगेन थ्योरेटिकल है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के थोड़े से सम ऑफ द क्रिटिसिज्म, ठीक है, थोड़ा लेंदी है, आप ये सब बातें लिख सकते हैं, ठीक है। ई पार्ट अगेन इट्स नॉट थ्योरेटिकल, इट्स प्रैक्टिकल, मतलब ये जो लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसमें 4 पार्ट्स करने होते हैं, 20 पार्ट और 20 नंबर का, और इसमें से भी 20 में से 15 नंबर कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल है, उसमें पूरे 15 नंबर लाए जा सकते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा वो थर्ड क्वेश्चन को छोड़ दे, थर्ड क्वेश्चन को छोड़ दे, बल्कि 6th क्वेश्चन भी चाहे तो करे, तो उसमें आराम से कहीं ना कहीं थ्योरी को भी हम मिला लें तो 17 से 18 नंबर पूरे क्वेश्चन में ला सकता है। दैट मींस अगर वो बाकी काम ठीक कर रहा है तो उसका टोटल आराम से मोर देन 95 बनता है, मोर देन 95 बनता है, ठीक है सर। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है, कॉस्ट को अगर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स पे आप चार्ज करते हो, मेरे ख्याल से बैच कॉस्टिंग यहां पर हो सकता है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स आ गया। नेचर ऑफ प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और मेथड कैन नॉट बी एसरटेन्ड, मल्टीपल कॉस्टिंग जवाब दिया जा सकता है। थर्ड, कॉस्ट इज एट फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट ले आती है सिंगल कॉस्टिंग, बोले तो यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट का मतलब ही एक होता है। ऑल कॉस्ट डायरेक्टली चार्ज, स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक जॉब डालते हो जॉब कॉस्टिंग। कॉस्ट आर चार्ज टू ऑपरेशंस, ऑपरेशन वाइज काम प्रोसेस कॉस्टिंग में होता है। सर दिस एंड्स योर पेपर, दिस एंड्स योर पेपर। तो मैं मेरी हिसाब से दिस पेपर वाज इजी बट क्वाइट लेंदी, और आराम से 90 मार्क्स का ये बच्चा जिसने 100 अटेम्प्ट किया होगा वो ला सकता है, ठीक है, जिसने गलतियां नहीं करी होंगी। पेपर वाज डुएबल, पेपर को मैं आसान करार दूंगा सर। तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर बढ़िया गया होगा, ठीक है सर। विद्यास्थल को हमेशा याद रखिए, क्या कहते हैं सर, दुआओं में याद रखना, विद्यास्थल को भी और मेरे को भी। मैं आप लोगों का आपका प्यारा कॉस्ट गुरु, ठीक है सर। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जिन्होंने कर रखा है दोबारा मत दबा देना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा, फिर तो तुम्हें ज्यादा डबल पाप लगेगा। और वीडियो पसंद आई तो भाई प्लीज लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे इसको डाल देना, ये बहुत जरूरी है। आने वाले बच्चों के लिए भी ये देखना कि पेपर इतना मुश्किल नहीं होता, कॉस्टिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितना हवा कई बार कॉस्टिंग का हमने बना रखा है। चलिए सर, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं अलविदा लूंगा, और बहुत ही जल्द एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए आपके सामने में आऊंगा, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका प्रॉपर इलैबोरेटेड सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एज PDF डाल दूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपना प्यार बना के रखिए। धन्यवाद, जय हिंद। मैं आप लोगों का दोस्त सी आशीष गुप्ता। थैंक यू सो मच।